क्या विक्रम किसी दुर्घटना में मारा जाएगा? अग्नि ने अविश्वास से आंखें फाड़कर विक्रम को देखा। वह सीधा बैठा था, उसकी पीठ बिस्तर की दीवार से टिकी थी, उसका चेहरा पीला और खून से खाली था, उसकी गहरी आंखें कसकर बंद थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या वह इस दुर्घटना में मारा नहीं जाएगा? अग्नि को थोड़ा डर लगा। क्योंकि अग्नि एक कीमियागर है, इसलिए वह विक्रम के शरीर की अंदरूनी चोटों के बारे में ज़्यादा जानती है। अगर साधक किसी गेम के किरदारों की तरह अपनी जीवन रेखा को दिखाने के लिए हेल्थ बार का इस्तेमाल करते तो घायल विक्रम के पास खून की बस एक छोटी सी बूंद ही बची होती। हल्की सी चोट भी उसकी जान ले सकती थी। अग्नि इतनी पछतावे में थी कि वह खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। अगर विक्रम मर गया तो उसके पूरे कबीले का सफाया हो जाएगा, उसकी खूबसूरत माँ, उसका सीधा सादा और मासूम छोटा भाई। अग्नि ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए कहा। फिर वह आगे बढ़ी और उसने अपनी दाहिनी तर्जनी को विक्रम के नथुनों के बीच रखा। सांस नहीं चल रही। अग्नि इतनी हैरान हुई कि उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। क्या ये सचमुच वैसा ही हो सकता है जैसा वह सोच रही है? विक्रम, वह। इससे पहले कि अग्नि कुछ सोच पाती, वह आगे लपकी और उसने विक्रम के मुंह में सांस फूंकी। उस वक्त विक्रम सचमुच अग्नि के टकराने से पल भर के लिए सुन्न हो गया था, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। उसका शरीर इतना भी कमजोर नहीं था और एक बार जब उसकी सांस वापस आ गई तो उसकी सांसें सामान्य हो गईं। हालांकि उसी पल वे नर्म होंठ उसके होंठों पर आ टिके। इतना ही नहीं, उसने जबरदस्ती उसके होंठों को खोला और उसकी तेज जीभ बेधड़क अंदर घुस आए। नर्म होंठ, बिजली के झटके जैसा एहसास, एक ऐसा अनुभव जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। विक्रम के दिल पर गहरा आघात हुआ। उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोलीं और अग्नि को घूरने लगा। उसकी प्रतिक्रिया कुछ खाली थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे किसी ने छुआ था। समर की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। अग्नि तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती है। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसे उम्मीद मत दो। समर पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वह कभी कभार आश्चर्यजनक रूप से सही भी होता है। अग्नि सच में उसके लिए पागल है। विक्रम का शरीर अकड़ गया, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उसकी गोरी जैद जैसी त्वचा गोरी ही रही, लेकिन उसके कान के निचले हिस्से एक अवर्णनीय गुलाबी रंग से रंग गए। अग्नि को देर से एहसास हुआ कि विक्रम की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। ये है। उसने अनजाने में अपनी आंखें खोलीं, केवल एक जोड़ी गहरी, शांत आंखों से मिलने के लिए। उसकी आंखें रात के आसमान से भी गहरी थीं और तारों से भी ज्यादा चमकीली थीं, जगमगाती और चमकती हुईं। इस वक्त वह उसे गहराई से घूर रहा था। उसके चेहरे के भाव जटिल और न पढ़े जाने लायक थे। अग्नि अचानक खड़ी हो गई, अपने होंठ पोंछे और एक बनावटी शांति के साथ विक्रम को देखा। तुम लगभग। क्या तुम्हें नहीं पता कि शर्मीला होने का क्या मतलब है? विक्रम का चेहरा सख्त हो गया, उसके भाव गंभीर थे। अग्नि, तुमने क्या कहा? विक्रम ने हल्का सा खांसा, उसकी आवाज भारी और गहरी थी। एक युवा महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने आप का सम्मान करना है। अग्नि के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उसने विक्रम को घूरा, उसके दिल में गुस्से की एक लहर उठ रही थी। क्या वह खुद का सम्मान नहीं करती? उसे डर था कि अगर ये ताकतवर युवराज मर गया तो उसके पूरे परिवार का सफाया हो जाएगा, इसलिए उसने उसे अपनी जीवन शक्ति दी। वह इतनी असम्मानजनक कैसे हो सकती है? अग्नि को गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था, और उसने तुरंत विक्रम को वहीं छोड़ा और मुड़कर जाने लगी। विक्रम सन रह गया और उसने पल भर के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैंग! अग्नि ने एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम की आकर्षक, तलवार जैसी बाहें हल्की सी सिकुड़ गईं, उसके भाव न पड़े जाने लायक थे। अग्नि बाहर भागी और उसने समर को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। अग्नि को बाहर आते देख समर खुशी से उसके पास दौड़ा और पूछा, छोटी अग्नि, तुम कैसी हो? क्या बॉस विक्रम ठीक हैं? अग्नि ने खुद को उसके पास से दूर किया। उसने छोटे बाघ के बच्चे को छीन लिया और तंज कसते हुए बोली, क्या तुम्हारा सबसे बड़ा भाई किसी ऐसे इंसान जैसा दिखता है जो मुसीबत में हो? उसके पास तो किसी को भी पागल कर देने की ताकत है। इतना कहकर अग्नि मुड़ी और चली गई। समर ने अग्नि की दूर जाती हुई पीठ को आंखें फाड़ कर देखा, उलझन में वह इतनी गुस्से में क्यों लग रही थी। समर ने दरवाजा धकेला और अंदर घुसा, केवल ये देखने के लिए कि उसका सबसे बड़ा भाई बिस्तर पर खाली आंखों से बैठा था, मानो ख्यालों में खोया हो। ख्यालों में खोया हुआ। ये सचमुच अजीब है कि उनका सबसे बड़ा भाई कभी ख्यालों में खो सकता है। समर आगे बढ़ा और बिस्तर के सामने उस छोटे स्टूल पर बैठ गया जहां अग्नि बैठी थी। उसने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिका ली और विक्रम को गहराई से घूरने लगा। जब विक्रम को होश आया तो उसने समर को अपने सामने बैठे देखा और तुरंत उसकी आंखें सिकुड़ गईं। समर अंदर कब आया? उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? समर ने विक्रम को ऊपर से नीचे देखा, बहुत ध्यान से उसकी जांच करते हुए। विक्रम ने उस पर एक लापरवाही भरी नजर डाली। क्या देख रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि समर ने कुछ नोटिस कर लिया हो?
विक्रम ने अनजाने में अपने होंठों को रगड़ा, जहां गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। समर की आंखें चमक उठीं। अग्नि का चिकित्सा कौशल सचमुच तारीफ के काबिल है। सिर्फ एक इलाज के बाद, बॉस विक्रम, आपके चेहरे का रंग काफी बेहतर लग रहा है। खांसी खांसी, विक्रम समर की बातों पर खांस पड़ा। उसका चेहरा, जो स्वर्ग और पृथ्वी के रंगों का मुकाबला कर सकता था, एक जटिल भाव दिखा रहा था। समर तुरंत चिंतित हो गया। भाई विक्रम, क्या आप ठीक हैं? क्या उस लड़की अग्नि ने हालात और बिगाड़ दिए हैं? उसने आपका इलाज कैसे किया? मैं जाकर उससे पूछता हूँ। रुको, विक्रम ने अपना गला साफ किया। समर पलटा। बॉस विक्रम, क्या आपको यकीन है कि मुझे अग्नि को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है? विक्रम ने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। ओह। समर वापस गया और विक्रम के सामने बैठ गया, उसे फिर से ऊपर नीचे देखते हुए। विक्रम ने उसे चिढ़कर घूरा, तुम्हें क्या परेशानी है? समर ने अपनी ठुड्डी सहलाई। क्या आप अभी ख्यालों में खोए हुए थे? आप किसके बारे में सोच रहे थे? विक्रम के चेहरे के भाव कुछ उदास थे। समर सही था, वह वास्तव में अभी ख्यालों में खोया हुआ था, और उसके दिमाग में जो छवि तैर रही थी वह अग्नि का कोमल चेहरा था जब उसने अपना सिर नीचे झुकाया था। यह एहसास बहुत ही अनजाना था, लेकिन विक्रम अनजाने में ही इसका विरोध कर रहा था। एक साधक के लिए जिसका अंतिम लक्ष्य मार्शल आर्ट्स के शिखर तक पहुंचना है, विक्रम को इस तरह के ध्यान भटकाने वाले विचार पसंद नहीं हैं। अग्नि बस एक ऐसा ही क्षणिक विचार है। आप कहीं अग्नि के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, है ना? समर ने विक्रम को बहुत दिलचस्पी के साथ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। अरे बॉस विक्रम, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके मन में अग्नि के लिए भावनाएं हों? नहीं। विक्रम, जो आमतौर पर रहस्यमयी रहता था, अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखें गुस्से की झलक के साथ उसे घूर रही थीं, उसके चेहरे के भाव काफी अप्रिय थे। समर ने अपनी नाक छुई, अजीब और निराश महसूस करते हुए। आह, मुझे लगा था कि बॉस विक्रम को अग्नि में दिलचस्पी होगी, लेकिन किसे पता था कि वे नहीं थे। क्या इतनी चतुर और खूबसूरत लड़की को पसंद करना इतना मुश्किल है? हालांकि अग्नि की अपंग साधना के बारे में सोचकर समर ने अपना सिर हिलाया। ये सच है, अग्नि के पास कोई साधना नहीं है। आप उसे कैसे पसंद कर सकते हैं भाई विक्रम? मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। हाय बेचारी अग्नि। विक्रम ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें गहरी और अथाह थीं। अग्नि ने गुस्से में बाघ के बच्चे को छीन लिया और उसे पूरे रास्ते घर तक ले गई। रास्ते में अग्नि की बाहों में मौजूद छोटा बाघ का बच्चा उसे अपनी प्यारी और उलझन भरी आंखों से लगातार देखता रहा। ये देखकर कि वह गुस्से से उबल रही है, उसने तुरंत बिना हिले डुले अपने छोटे से शरीर को सिकोड़ लिया और आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं की। वह इतना आज्ञाकारी और प्यारा लग रहा था कि लोगों का दिल पिघल जाए। अग्नि ने नीचे देखा और छोटे बाघ के बच्चे की बड़ी, गीली आंखें देखीं और उसकी गर्दन में लटकी हुई दूध की बोतल। छोटे बाघ के बच्चे ने बोतल को अपने दो आगे के पंजों में पकड़ रखा था, उसे चूस रहा था और चोरी छिपे उसकी तरफ देख रहा था। अग्नि, आखिर इसमें क्या है? अग्नि ने बच्चे की बोतल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम। छोटा बाघ का बच्चा, इस डर से कि उसका खाना छीन लिया जाएगा, उसने अपने गाल भींचे, पूरा घूंट एक ही बार में पी लिया, और यहाँ तक कि एक संतुष्टि भरी डकार भी ली। बट अग्नि के पास शब्द नहीं थे। उसने अपनी पतली दाहिनी उंगली से छोटे बाघ के माथे पर चपत लगाई। तुम छोटे बेवकूफ़, अगर तुम मुझे देखने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? जाओ और खुद समर से जाकर मांगो। हम। छोटे बाघ ने जल्दी से अपनी गर्दन में लटकी दूध की बोतल दोनों हाथों से अग्नि को सौंप दी। लेकिन उसमें एक बूंद भी नहीं बची थी। अग्नि रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। तभी अग्नि को अचानक अपने डेंटियन में एक अजीब सा एहसास भरता हुआ महसूस हुआ। सच में, अग्नि इस एहसास से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, क्योंकि उसने हाल ही में एक के बाद एक 6 स्तर पार किए थे। अग्नि के पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और जल्दी से घर की तरफ भागी। उसने छोटे बाघ के बच्चे को अपनी खूबसूरत मां की बाहों में थमा दिया और फिर मुड़कर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने से पहले अग्नि च्यूलिंग की तरफ मुड़ी और उसे निर्देश दिया, जब तक मैं बाहर ना आऊं, कोई भी अंदर आकर मुझे परेशान नहीं करेगा। ये याद रखना। अग्नि के चेहरे के भाव बहुत ही गंभीर और सख्त थे। च्यूलिंग को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं दरवाजे पर पहरा दूंगी। अगर कुछ भी होता है तो कृपया मुझे बुला लें, मिस। अग्नि ने सिर हिलाया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के अंदर, इससे पहले कि अग्नि कुछ और सोच पाती, वह तुरंत चौकड़ी मारकर बैठ गई, अपने दिमाग को सभी ध्यान भटकाने वाली बातों से साफ किया और तुरंत निस्वार्थता की स्थिति में प्रवेश कर गई। अग्नि ने सबसे पहले जो किया वह था अपने डेंटियन की जांच करना। सचमुच, उसके डेंटियन में मौजूद सुनहरा तरल लगभग छलकने ही वाला था। तुरंत अग्नि ने अपनी आंखें बंद की और सुनहरे तरल को अपने शरीर की नसों में दौड़ाना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, लेकिन ये बदलाव उसके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वह उन्नत होने वाली है।
इससे पहले वह स्पिरिट मास्टर क्षेत्र के छठे स्तर पर थी, लेकिन अब अग्नि ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह 7वें स्तर के स्पिरिट मास्टर बनने की राह पर आगे बढ़ रही है। समय एक एक सेकंड करके बीत रहा था। बाहर का आसमान दिन से रात में बदल गया और फिर रात से वापस दिन में। च्यूलिंग कर्तव्यपरायण रही, दरवाजे के बाहर खड़ी रही, अंदर की आवाज़ों को ध्यान से सुनती रही और जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की। कमरे के अंदर अग्नि चिपचिपे पसीने से ढकी हुई थी, मानो उसे समंदर से निकाला गया हो। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे और जमीन पर पानी बह रहा था। पसीने से भीगे उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी आंखों में काला और सफ़ेद साफ साफ अलग दिख रहे थे, रोशनी से झिलमिलाते हुए, साफ और जीवंत, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक क्षणिक झलक के साथ। अग्नि ने धीरे से बासी हवा की एक सांस छोड़ी और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह एक 7वें स्तर की स्पिरिट मास्टर है। वह 7वें स्तर पर उन्नत हो गई। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है, जितना उसने सोचा था उससे भी तेज। अगर वह इसी रफ्तार से उन्नत होती रही तो राजधानी वापस लौटने तक वह शायद स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र में पहुंच जाएगी और हर कोई उसके साधना स्तर से अनजान रहेगा, केवल यही सोचता रहेगा कि वह किसी काम की नहीं है। अगर वह किसी नाजुक पल में आगे आए तो क्या राजधानी के लोग काफ़ी हैरान नहीं होंगे? इसके बारे में सोचते हुए मैं सच में इसका थोड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। लेकिन वह अचानक उन्नत क्यों हुई? अग्नि ने अपनी ठुड्डी सहलाई, उसका दिमाग उलझन में खो गया। वह भी अभी छठे स्तर के स्पिरिट मास्टर पर उन्नत हुई थी और उसने अभी तक कोई आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा नहीं की थी, तो यह अचानक कैसे हो गया? क्या इससे पहले कोई विशेष परिस्थितियां थीं? अग्नि को तुरंत विक्रम के साथ हुए अपने चुंबन की याद आई। उसे बस इतना ही याद था कि वह विक्रम के शक्तिशाली ऑरा से अभिभूत हो गई थी। जब उनके होंठ टकराए तो उसके एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ गया, उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसकी भावनाएं बेकाबू होकर उतार चढ़ाव करने लगी। फिर उसे लगा कि वह उन्नत होने वाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार उसकी उन्नति का संबंध विक्रम के चुंबन से हो? अग्नि खुद को अपना चेहरा ढकने से नहीं रोक पाए। अगर सच में ऐसा ही था तो ये सचमुच अवर्णनीय होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अग्नि ने अपने माथे को रगड़ते हुए खुद से कहा। थम 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 थम। अग्नि को लगा कि उसके स्पेस से लगातार टकराने की आवाज़ें आ रही हैं और उसने तुरंत अपनी आत्मा के रूप में स्पेस में प्रवेश किया। उसने मुश्किल से ही अंदर कदम रखा था कि रंगीन फीनिक्स ने उसे घूरना शुरू कर दिया। अग्नि ने आह भरी, फिर उसे याद आया अजीब आग। इंद्रधनुषी फीनिक्स को स्पेस से बाहर आने के लिए भूकंप के बाद अजीब आग की पहली लपट की जरूरत थी। इसीलिए वह लगातार अग्नि से पहाड़ में जाकर अजीब आग की पहली लपट लाने का आग्रह कर रही थी। हालांकि चीजें वैसी नहीं हुई जैसी योजना बनाई गई थी। समर के साथ हुई घटना की वजह से ग्लोरी फ्लेम ग्लोरी टायरेंट टाइगर के शरीर में उड़ गई और बच्चे द्वारा अवशोषित कर ली गई। अग्नि ने पहले ही इसकी जांच कर ली थी। ग्लोरी फ्लेम 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, आधा टाइगर ब्रदर पर और आधा टाइगर ब्रदर टाइगर सिस्टर पर। इसलिए रंगीन फीनिक्स की गुस्सैल नज़रों का सामना करते हुए अग्नि ने अपने हाथ फैला दिए। ग्लोरी फ्लेम अब सचमुच हमारे हाथ से निकल चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई और विकल्प है? अग्नि अपने खूबसूरत गुरु के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उनके शरीर बिस्तर के पास एक दूसरे से गुथे हुए थे। उसकी ठुड्डी उसके हाथ के पिछले हिस्से पर टिकी थी क्योंकि वह मंत्रमुग्ध होकर अपने गुरु के चेहरे को देख रही थी, जो बर्फ जैसा सफ़ेद, अलौकिक और इस दुनिया से परे और किसी परी की तरह ठंडा और अलग था। खूबसूरत गुरु अपनी आंखें बंद किए लेटे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक रूप से आकर्षक था और उन्हें कभी साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी वह हजारों सालों तक अलौकिक और इस दुनिया से परे रहे और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी धुंधले अलौकिक ऑरा से घिरे हों। रंगीन फीनिक्स जानती थी कि ग्लोरी फ्लेम अब उसके हाथ से निकल चुकी है। उसने अपना सिर झुका लिया, अग्नि की तरफ पीठ कर ली और किसी बच्चे की तरह रूठ गई। अग्नि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रंगीन फीनिक्स को पकड़ लिया, उसके पंखों को सहलाते हुए। ठीक है, अब और गुस्सा मत करो। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है ना? हो सकता है कि अगली बार हमें इससे भी बेहतर अजीब आग मिल जाए, है ना? फीनिक्स ने अपना सिर नीचे कर लिया और उदास होकर मुंह फुला लिया। वह बहुत दुखी लग रही थी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अगली अजीब आग ला दूंगी जो मुझे मिलेगी, ठीक है? अग्नि ने उसे सच्चे मन से फुसलाया। तुम वादा करती हो? रंगीन फीनिक्स ने अग्नि को घूरा। अग्नि ने सिर हिलाया। मुझे तुम पर से एक अजीब सी महक आ रही है। रंगीन फीनिक्स अग्नि के चारों ओर घूमी, कुछ उलझन में। लेकिन ये तुम्हारी महक नहीं है। इसका क्या मतलब है? अग्नि का दिल अचानक धक से रह गया। रंगीन फीनिक्स ने अग्नि की पतली गर्दन के चारों ओर सूंघा और सूंघते हुए वह गहरी सोच में लग रही थी, मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तुम क्या कर रही हो? अग्नि ने छोटी रंगीन फीनिक्स के सिर पर हल्की सी चपत लगाए। छोटी रंगीन फीनिक्स ने अपना सिर झुकाया, एक पल के लिए सोचा और उलझन भरे भाव से अग्नि से पूछा, तुम अभी किसके साथ थी?
अग्नि ने अनजाने में ही अपने खूबसूरत गुरु की तरफ देखा, फिर रंगीन फीनिक्स को घूरा। क्या हुआ? तुमने पहले क्या खाया था? छोटी रंगीन फीनिक्स का सवाल सचमुच चौंका देने वाला था। अग्नि का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने क्या काटा था? विक्रम का बेजोड़ चेहरा, जो दुनिया के रंग और सूरज चांद की चमक को फीका कर सकता था, तुरंत उसके दिमाग में आ गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। अपनी जिंदगी में पहली बार अग्नि हकला रही थी। छोटी रंगीन फीनिक्स ने झुंझलाहट के साथ अग्नि को घूरा। तुमने क्या चबाया था? क्या तुम्हें इतना हिचकिचाने और रहस्यमयी बनने की जरूरत है? अग्नि ने छोटी रंगीन फीनिक्स को घूरा। कौन कौन हकला रहा है? तुम क्या कहना चाहती हो? इसका तुम्हारी अजीब आग से क्या लेना देना है? यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। छोटी रंगीन फीनिक्स अपना उत्साह नहीं रोक पाए। अग्नि का हाथ पकड़ते हुए उसने उत्साह से कहा, क्या तुम्हें पता है क्या? पहले तुम्हारे बाद मुझे नहीं पता तुमने क्या खाया था, लेकिन तुम्हारे अंदर अचानक एक छोटी सी आग की लपट आ गई। हाँ, सच में, खुद अग्नि को भी इसका एहसास नहीं हुआ था। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ? रंगीन फीनिक्स ने अग्नि को घूरा। अपनी आंखें बंद करो और अपनी चेतना के सागर को महसूस करो। क्या वहाँ एक छोटा सा अलग थलग द्वीप नहीं है, जिस पर एक छोटी सी आग की लपट है, जो रात में किसी लाइटहाउस की तरह चमक रही है? क्या वहाँ एक है? रंगीन फीनिक्स एक ऐसा पक्षी था जिसे उसके खूबसूरत गुरु ने कहीं से ढूंढा था। हालांकि इसका स्वभाव गुस्सैल था, लेकिन इसकी इंद्रियां असाधारण रूप से तेज थीं। रंगीन फीनिक्स के निर्देशों का पालन करते हुए अग्नि ने सच में उसे ढूंढ लिया। जैसा कि फीनिक्स ने कहा था, ये केवल सेम के अंकुर जितना छोटा और कमजोर था, हिल रहा था और फड़फड़ा रहा था, मानो हवा के एक झोंके से ही बुझ जाएगा। यह मुझे कैसे मिला? क्या ये कुछ ऐसा था जिसके साथ मैं पैदा हुई थी? अग्नि ने अनजाने में ही पूछा। छोटी फीनिक्स ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। तुम सपने देख रही हो? वह क्या है? आज से पहले तुम्हारे शरीर में ये छोटी सी आग की लपट नहीं थी, इसलिए याद करने की कोशिश करो कि आज से पहले क्या खास चीजें हुई थीं। या तुमने क्या खाया था? तुम किसके संपर्क में आई थीं? अग्नि ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था और वह केवल विक्रम के संपर्क में आई थी। अग्नि का दिमाग सुन्न हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वह पहले विक्रम को अपनी ऊर्जा दे रही थी, तो अनजाने में ही उसने एक छोटी सी चिंगारी भड़का दी हो? रंगीन फीनिक्स पक्षी ने और जानकारी जोड़ी। इस छोटी सी आग की लपट का असली मालिक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था, जिसका व्यक्तित्व अलग और अप्रत्याशित था, और वह बहुत अभिमानी भी था। मैंने अभी इससे संपर्क करने और संवाद करने की कोशिश की, लेकिन इसने घमंड से मुझे नजरअंदाज कर दिया। हम्फ। अग्नि। रंगीन फीनिक्स हैरानी से चिल्लाए, हाँ, क्या इस अजीब आग में सचमुच बिजली के तत्व भी मिले हुए हैं? ये किसकी खोई हुई छोटी सी अजीब आग है? क्या ये हमारे लिए मुफ्त में मिलने वाली चीज़ है? अग्नि ने अपना सिर सहलाया। उसकी ताकत अथाह है, उसका व्यक्तित्व अलग और अप्रत्याशित है, वह साधारण रूप से अभिमानी है, और उसकी बिजली आग के तत्वों के साथ मिली हुई है। ये सारी खूबियां मिलकर एक बेजोड़ और अद्वितीय व्यक्तित्व बनाते हैं। विक्रम, ये कैसे हो सकता है? मैंने उससे सारे संबंध तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन ऐसा क्यों है कि चीजें इतनी जटिल और उलझी हुई हैं? इस वक्त रंगीन फीनिक्स ने अग्नि से कहा, मुझे यह अजीब आग चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अग्नि ने निशब्द होकर अपना सिर सहलाया। तो ले लो। यह अभी बहुत छोटी है। रंगीन फीनिक्स ने अपना सिर हिलाया। इसे अभी जोड़ा नहीं जा सकता, हमें इसके बड़े होने का इंतजार करना होगा। तो तुम्हें इसके बड़े होने का इंतजार करना होगा। अग्नि को लगा कि इस शैतान बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है, इसकी बहुत सारी मांगें हैं, इसलिए तुम्हें इसे जल्दी बड़ा होने में मदद करनी होगी। रंगीन फीनिक्स ने अग्नि को उत्साहित और रोमांचित आंखों से देखा। अग्नि, तुम्हारा क्या मतलब है? कल की तरह ही उसे ज्यादा से ज्यादा खाओ। रंगीन फीनिक्स ने अपनी मुट्ठी भींची। वह बेहद उत्साहित था। यह अपने आप बड़ा नहीं होगा, यह अभी अपने मूल आकार का केवल एक चौथाई ही है। क्या तुम्हें पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अग्नि का दिमाग सुन्न था। उसे और ज्यादा खाने से तुम्हारा क्या मतलब है? केवल एक चौथाई से तुम्हारा क्या मतलब है? खुद को साफ साफ समझाओ। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। वह है। छोटी रंगीन फीनिक्स साफ तौर पर एक रंगीन पक्षी है, लेकिन अब वह किसी इंसानी बच्चे की तरह जमीन पर बैठी है, और उसके चेहरे पर टूटे मोतियों की तरह आंसू बह रहे हैं। वह लगातार अपने दो छोटे पंखों से अपने आंसू पोंछ रही है, और पूरी तरह से दयनीय लग रही है। अग्नि को सिरदर्द महसूस होने लगा। अगर कोई और बात होती तो वह छोटी रंगीन फीनिक्स की मदद करने में खुश होती। हालात चाहे जितने भी खतरनाक क्यों न हो, वह आगे बढ़ जाती। लेकिन अब समस्या यह है, तुम बस मेरी मदद नहीं करोगी, तुम उस बेवकूफ़ के साथ मुझसे बेहतर बर्ताव करती हो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। वाह। रोते हुए छोटी रंगीन फीनिक्स को हिचकी भी आने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अग्नि, तो क्या मैं सच में जा रही हूँ? छोटी रंगीन फीनिक्स, वह है।
अग्नि, बाहर कोई मुझे ढूंढ रहा है, इसलिए मैं अभी बाहर जा रही हूँ। रोना मत। छोटी रंगीन फीनिक्स, वाह। रोना और भी तेज हो गया। जब अग्नि बाहर निकली तो उसे अपने कानों में तेज कंपन महसूस हुआ, मानो उसके कान के पर्दे फट गए हों। आह, छोटी रंगीन फीनिक्स का ये छोटा सा मूड काफी गंभीर है। लेकिन क्या सच में विक्रम को चूमने के अलावा कोई और तरीका नहीं है? अग्नि ने दरवाजा खोलते हुए अपना सिर सहलाया। जब च्यूलिंग ने अग्नि को बाहर आते देखा तो उसने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। छोटी अग्नि, वाह। जब खूबसूरत माँ ने अग्नि को बाहर आते देखा तो उनकी रोती हुई आंखों से आखिरकार आंसू नहीं गिरे। दूसरी मैडम तुम्हारे लिए चिंतित थीं और कल रात बिल्कुल नहीं सोईं। छोटा बाघ पूरे समय उनके साथ रहा, च्यूलिंग ने बताया। अग्नि ने छोटे बाघ के बच्चे के गोल छोटे सिर को देखा, उसकी आंखें आधी बंद थीं, वह नींद में और सुस्त लग रहा था, और वह इस नज़ारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। खासकर उसके माथे पर जो तू मिट्टी अक्षर था, उसे जितना ज्यादा देखो वह उतना ही मजाकिया लगता था। अपनी पतली जेड जैसी तर्जनी से अग्नि ने उसके माथे पर चपत लगाई। दूसरे लोग बाघ बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुत्ता बना देते हैं, इसने राजा वंक बनाने की कोशिश की लेकिन मिट्टी तू बना दी। हा 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 हा। वहां मौजूद हर कोई हंस पड़ा और माहौल तुरंत खुशनुमा और मजेदार हो गया। सबकी हंसी और खुशी देखकर दादी झाओ भी उनके साथ मुस्कुराईं। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी 5वीं युवा मालकिन असाधारण थी, उनमें एक ऐसा आकर्षण था जो उनके आसपास के लोगों को खुश और सहज महसूस कराता था। दादी झाओ, मुझे बहुत चिपचिपाहट महसूस हो रही है। अग्नि ने दादी झाओ को देखा और तुरंत उनकी बांह पकड़कर उन्हें हिलाने लगी। दादी झाओ ने उसके माथे पर ठीक वैसे ही उंगली रखी जैसे अग्नि ने छोटे बाघ के बच्चे को रखी थी। 5वीं मिस इतनी बड़ी हो गई हैं, फिर भी वह एक बच्चे की तरह बर्ताव करती हैं। आपके सामने दादी झाओ, मैं हमेशा एक बच्ची ही रहूंगी। अग्नि ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई। दादी झाओ खुशी से मुस्कुराईं। कौन सी दाई अपनी युवा मालकिन को ऐसे रहने देगी जहां वह उनकी बांह से लिपटी हो और इतने नखरे कर रही हो? दूसरी युवा मालकिनें तो खुद को अलग और उच्च विचारों वाली दिखाती हैं, लेकिन ये सच में अच्छा है जो उन्हें यह महसूस कराता है कि उनकी जरूरत है। हालांकि दादी झाओ ने अभी भी अपना चेहरा सख्त रखा और उसे गंभीरता से डांटा। 5वीं मिस, एक चीड़ के पेड़ की तरह खड़ी रहो, घंटी की तरह बैठो, कमल के फूल की तरह चलो, दांत दिखाए बिना मुस्कुराओ और बिना। अरे दादी झाओ, अग्नि ने दादी झाओ की बांह पकड़ी, मैं सच में पसीने से तरबतर हूँ। इसे महसूस कीजिए, क्या ये चिपचिपा और तेल जैसा नहीं है? अगर हवा का झोंका चले, अगर हवा चलेगी तो शरीर को आसानी से ठंड लग जाएगी। जल्दी करो च्यूलिंग, जल्दी से नहाने का पानी तैयार करो। दादी झाओ का ध्यान तुरंत भटक गया और वह जल्दी से तैयारी करने लगी। खूबसूरत माँ एक परिष्कृत जीवन जीती थी, इसलिए उनकी अग्नि के लिए भी वैसी ही जरूरतें थीं। उसे शांत और सौम्य होना पड़ता था, इसलिए नहाने की पूरी प्रक्रिया काफी लंबी थी। समर दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसे अग्नि के घर के उस गर्म और सौहार्दपूर्ण माहौल को तोड़ने में शर्म आ रही थी, और बाद में अग्नि फिर से नहाने चली गई, इसलिए वह उसे परेशान करने के लिए और भी कम तैयार था। इसलिए वह न जाने कब से दरवाजे पर ही खड़ा रहा, जब तक कि अग्नि पूरी तरह से तरोताजा होकर बाहर नहीं आ गई। समर ने अंदर से आ रही आवाज़ सुनी और फिर दरवाजे पर दस्तक दी। जब दादी झाओ ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि वह समर था और उन्होंने तुरंत पूछा, युवा राजकुमार समर, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अग्नि को हमेशा से पता था कि समर दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन कल जो हुआ उसके बाद वह अनजाने में ही विक्रम जैसे लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने जानबूझकर समर को इंतजार करने दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने आप चला जाएगा। क्या छोटी अग्नि यहाँ है? समर ने विनम्रता से पूछा। अग्नि, जो दरवाजे के अंदर थी, उसने अपनी आंखें घुमाईं। क्या तुम ये पूछना बंद कर सकते हो कि मैं यहाँ हूँ या नहीं, और बस ये बता सकते हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम्हारे बताने के बाद ही मैं ये तय कर सकती हूँ कि मैं यहाँ हूँ या नहीं। दादी झाओ पर समर का बहुत अच्छा प्रभाव था और उन्होंने तुरंत बड़े उत्साह के साथ समर को अंदर बुलाया। हाँ हाँ हाँ, हमारी 5वीं युवा मालकिन यही हैं। नहाने के बाद अग्नि ने अपना पसीना और थकान धो ली थी और पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रही थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी थी, उसकी बाहें और आंखें किसी पेंटिंग जैसी खूबसूरत थीं, और वह इस दुनिया से परे लग रही थी। हल्का मेकअप लगाने के बाद वह और भी ज़्यादा खूबसूरत और शानदार लग रही थी। दादी झाओ इस बेहतरीन रचना को हर किसी के साथ शेयर करने के लिए बेताब थी, न कि इसे दुनिया से छिपाकर रखना चाहती थीं। जब समर ने ऊपर देखा और अग्नि को देखा तो वह भी उसकी खूबसूरती देखकर सन रह गया। क्या तुम सन रह गए? अग्नि ने उसके सामने अपनी गोरी जेड जैसी तर्जनी हिलाई। तब समर को होश आया। ओह, क्या बात है! अग्नि ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। कल जो हुआ उसके बाद उसने विक्रम को दोबारा न देखने का पक्का इरादा कर लिया था।
नहीं नहीं नहीं, इसलिए उसे एक बहाने की जरूरत थी। जब अग्नि का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था तभी समर बोल पड़ा। समर ने सीधे मुद्दे की बात की, छोटी अग्नि, मेरी मौसी सच में जाग गई हैं क्या? तुमने कल नहीं कहा था कि तुम उन्हें देखने जाओगी? तुम अभी तक क्यों नहीं गईं? अग्नि का खूबसूरत चेहरा पल भर के लिए जम गया। समर ने उलझन में अग्नि को देखा, ये कैसा भाव है? क्या तुम मेरी मौसी को देखने नहीं जा सकती? अग्नि, उसने सोचा था कि समर उसे विक्रम को देखने के लिए ले जाने आया था, लेकिन पता चला कि वह उसे मैडम निंग को देखने के लिए बुला रहा था। इससे वह दिन में सपने देखने लगी और यह सोचने लगी कि कैसे मना किया जाए, जो बहुत ही अजीब था। अहम, अग्नि ने हल्का सा खांसा, समय हो गया है, चलो अब मैडम निंग को देखने चलते हैं। ये कहते हुए अग्नि खड़ी हो गई और जाने से पहले उसने दादी झाओ और च्यूलिंग को निर्देश दिया, अपना सामान बांध लो और मेरे वापस आने के बाद हम राजधानी के लिए निकलेंगे। हालांकि दादी झाओ और बाकी लोगों को लगा कि काम थोड़ी जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन वे सभी अग्नि की बात सुनने के आदी थे, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। घर से निकलने के बाद अग्नि ने देखा कि समर का सिर झुका हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसने उसे उलझन भरी नज़रों से देखा लेकिन कुछ नहीं पूछा। बात करते करते वे दोनों निंग परिवार के घर के दरवाजे पर पहुंच गए। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद समर ने डरते हुए अग्नि से पूछा, क्या तुम अभी से राजधानी जा रही हो? अग्नि ने सिर हिलाया, हम कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाती? समर ने अपने गाल फुलाए। क्या तुमने नहीं कहा था कि बॉस विक्रम को 3 दिन और बिस्तर पर रहना होगा? हम बॉस विक्रम के ठीक होने तक का इंतजार क्यों नहीं करते, फिर एक साथ राजधानी चलेंगे। इस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, है ना? अग्नि ने मन ही मन सोचा कि वह जानती थी कि विक्रम 3 दिनों तक बिस्तर पर रहेगा, इसीलिए उसने जल्दी निकलने का फैसला किया था, ताकि सभी को एक साथ सफ़र न करना पड़े और रास्ते में कम अजीबोगरीब स्थितियां पैदा हों। ये सोचकर अग्नि ने खामोशी से छोटी रंगीन फीनिक्स के लिए एक मोमबत्ती जलाई। यान यान ने अंदर आते हुए समर की बातें सुन लीं। उसका दिल तुरंत उछल पड़ा। चचेरे भाई, क्या आप राजधानी जा रहे हैं? क्या आप 3 दिन में जा रहे हैं? वाह, मैं जाकर माँ को बताती हूँ कि हम भी आपके साथ राजधानी चलेंगे। यान यान इतनी खुश थी कि वह लगभग पागल ही हो रही थी। क्या ये सीधे उसके दरवाजे पर आया हुआ एक मौका नहीं है? जैसा कि कहा जाता है, वाटर टॉवर के पास होने से सबसे पहले चांद मिलता है। राजधानी का ये सफ़र उसे युवराज के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आने का मौका देता है। और फिर ये सोचते ही यान यान का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया, उसके गालों पर लाली छा गई और वह बेहद शर्मीली लग रही थी। अग्नि ने निशब्द होकर यान यान की तरफ देखा। उसने मन ही मन तय किया कि उसे किसी भी कीमत पर समर और बाकी लोगों के साथ सफ़र करने से बचना होगा, वरना रास्ते में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अग्नि ने कुछ नहीं कहा और मैडम निंग की जांच करने चली गई। समर यान यान की तरफ मुड़ा, उसकी गहरी आंखें ख्यालों में खोई हुई लड़की पर टिकी थी। यान यान, तुम? नहीं। इससे पहले कि समर सोच पाता कि यान यान को मना करने के लिए क्या कहे, मैडम यान ने पहले ही मना कर दिया था। समर और यान यान दोनों ने अनजाने में ही मैडम यान की तरफ देखा। मैडम यान की कनपटी धंसी हुई और गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं, जिससे उनका चेहरा स्वाभाविक रूप से सख्त और कठोर लगता था। अब जब उन्होंने अपना चेहरा नीचे कर लिया है तो वे और भी ज़्यादा खूंखार लग रही हैं। हम कुछ समय के लिए वापस अन्युवान प्रांत जा रहे हैं, इसलिए हम समर और बाकी लोगों के साथ एक ही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। एक बेटी को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। भला मैडम यान 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 के छोटे छोटे विचारों को कैसे नहीं जानती? यान यान की खुद को विक्रम पर थोपने की बेताबी ने मैडम यान को गुस्सा दिला दिया था। मैडम यान को न केवल ये लगा कि यान यान में आत्मसम्मान की कमी थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह साफ देख सकती थी कि विक्रम के दिल में यान यान के लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं और वह उसकी उपपत्नी भी नहीं बन सकती थी। यान यान की किस्मत में निराशा के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए इससे पहले कि यान यान गहरे प्यार में पड़ जाए, मैडम यान ने यान यान और विक्रम को अलग करने का फैसला किया। इसके अलावा मैडम यान को लगा कि निंग चेनिक्सी एक अच्छा बच्चा है और उसके चेहरे के भाव तथा मैडम निंग के कोमल और दयालु स्वभाव को देखते हुए उन्होंने यान यान की शादी निंग परिवार में कराने का पक्का इरादा कर लिया था। यान यान को मैडम यान के अच्छे इरादों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने मैडम यान को घूरा, माँ, हम अभी मौसी के घर से निकले हैं, तो हमें वापस क्यों जाना है? अगर आप वापस जाना चाहती हैं तो आप जाए, मैं वापस नहीं जा रही, मैं चचेरे भाई समर के साथ राजधानी वापस जाना चाहती हूँ। मैडम यान ने तंज कसा, क्या तुम अपनी मौसी के शरीर में मौजूद जहर के बारे में नहीं जानना चाहती? क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? यह मामला सुलझने के बाद हम एक साथ राजधानी वापस चलेंगे। मैडम यान ने यान यान की बात को साफ तौर पर ठुकरा दिया और फिर समर को निर्देश दिया, तुम्हें अपनी बहन को राजधानी वापस ले जाने की इजाज़त नहीं है। समर असल में ऐसा इंसान है जिसके साथ घुलना मिलना बहुत आसान है।
वह सत्ता में बैठे लोगों के साथ बातचीत कर सकता है और हंस बोल सकता है, और वह जीवन के सभी क्षेत्रों के किसी भी व्यक्ति से दोस्ती कर सकता है जब तक कि वह उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है। उसमें कुलीन परिवारों की तरह ठंडी उदासीनता और अलगाव की कमी थी, साथ ही सांसारिक मामलों से परे श्रेष्ठता की भावना और दिखावटी मिलनसारिता भी नहीं थी। वह एक ऐसा इंसान है जिसे सच में वर्ग या पदानुक्रम का कोई एहसास नहीं है। हालांकि वह सच में अपनी चिपकू चचेरी बहन यान यान को पसंद नहीं कर सकता था। जैसे ही वह उसे मना करने के बारे में सोच ही रहा था, मैडम यान ने उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दे दिया। समर ने तुरंत सख्ती से कहा, चिंता मत कीजिए मौसी, यान यान निश्चित रूप से आपके साथ ही आएगी। इसके अलावा मैं युवराज विक्रम के साथ राजधानी जा रहा हूँ। जैसा कि हर कोई जानता है, युवराज विक्रम को अजनबियों के साथ सफ़र करना पसंद नहीं है, खासकर अजनबी लड़कियों के साथ। यान यान जम गई, उसे ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। बॉस विक्रम को क्या सबसे ज़्यादा नापसंद है? अजनबियों के साथ सफ़र करना। क्या अग्नि बॉस विक्रम के लिए एक अजनबी नहीं है? खासकर अजनबी लड़कियां। क्या अग्नि एक लड़की नहीं है? यान यान आग बबूला और आक्रोश से भरी हुई थी, उसका दिल ईर्ष्या से भर गया था जो उसे पागलपन की कगार पर धकेल रहा था। इस वक्त अग्नि ने मैडम निंग की जांच पूरी कर ली थी और शांत चेहरे के साथ बाहर आए। समर आगे बढ़ा, कैसा रहा? कैसा रहा? मौसी कैसी हैं? साबुन से अपने हाथ धोते हुए अग्नि ने शांति से कहा, मैडम निंग का जहर लगभग पूरी तरह से बेअसर हो गया है, लेकिन उनके शरीर में अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ जहर है जिसे दवा पीकर साफ किया जा सकता है। ये कहने के बाद अग्नि ने अपनी आंखों से मेज की तरफ इशारा किया जहां उसने अभी अभी लिखा नुस्खा रखा था। मैडम यान ने अग्नि को सिर झुकाकर अपने हाथ धोते हुए देखा और उनकी तेज आंखों में एक जटिल भाव था। अग्नि को लेकर उनका पहला प्रभाव बहुत खराब था और बाद में वे उसकी बहुत आलोचना करती थी, उससे कठोर बातें करती थीं। लेकिन ये लड़की चुप रही और चुपचाप इतने सारे लोगों की जान बचा ली। उसकी तुलना में मैं सचमुच। मैडम यान ने एक कड़वी मुस्कान दी और गंभीरता से अग्नि को देखा, मिस फैंग, आपका धन्यवाद। अगर आपको राजधानी लौटने के बाद किसी भी तरह की परेशानी होती है तो कृपया यान निवास आएं। अगर हम मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो यान परिवार आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगा। इतना कहते हुए मैडम यान ने अग्नि को लकड़ी की एक छोटी तख्ती दी। ये लकड़ी की तख्ती हथेली के आकार की थी और इस पर एक विशाल बाज बना हुआ था जिसकी आंखें गहरी और तेज थीं। समर के दिल की धड़कन बढ़ गई, उसने लकड़ी की तख्ती छीनी और उसे अग्नि के हाथ में थमाते हुए कहा, यह एक अच्छी चीज़ है, इसे अभी के लिए रख लो। यान यान आग बबूला हो गई। उसने अग्नि के हाथ से लकड़ी की तख्ती छीन ली और गुस्से से बोली, कौन नहीं जानता कि यह एक कीमती चीज़ है। यह मेरे यान फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विड्रॉल कार्ड है। इस कार्ड से तुम 100,000 तेल निकाल सकती हो। मेरे पास भी यह कार्ड नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों दूं? मैडम यान इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने लगभग यान यान के सिर पर थप्पड़ ही मार दिया। क्या वह बेवकूफ़ है या फिर वह अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती? मैडम यान ने अग्नि को ये कार्ड इसलिए नहीं दिया था कि वे उसकी जान बचाने के लिए अग्नि की कर्जदार महसूस कर रही थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अपनी जान बचाना चाहती थीं। उनकी पहली मुलाकात में अग्नि ने मैडम यान की बीमारी की सटीक भविष्यवाणी की थी। हालांकि मैडम यान ने अग्नि को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, न केवल उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार किया था बल्कि उसका अपमान भी किया था। लेकिन बाद में अग्नि ने बार बार साबित किया कि उसका चिकित्सा कौशल शानदार था। नतीजतन मैडम यान हर रात एक गंभीर बीमारी से मरने का सपना देखती थी, इसीलिए अग्नि के प्रति उनका रवैया इतनी जल्दी बदल गया था। मैडम यान ने यान यान को घूरा, वह पूरे समय वहीं थी, वह अपनी माँ की परवाह कैसे नहीं कर सकती। मैडम यान जितना सोचती थी उन्हें उतनी ही ठंडक महसूस होती थी। आंगन से बाहर निकलने के बाद समर ने अग्नि को देखा, वह कुछ बोलने से हिचकिचा रहा था। अग्नि ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाया, हम आज ही निकलेंगे तो राजधानी में मिलते हैं। हालांकि अग्नि ने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि समर ने उससे पुकारा, छोटी अग्नि। अग्नि अनजाने में ही मुड़ी। समर कुछ बोलने से पहले रुका, तुमने पहले ही मौसी की जांच कर ली है तो तुम इसी बहाने बॉस विक्रम को देखने क्यों नहीं जाती? समर अब अग्नि का स्वभाव जानता है। ये लड़की कहती कुछ है और उसका मतलब कुछ और होता है। उसके दिल में वह सच में लॉर्ड विक्रम के करीब आना चाहती है, लेकिन वह अपने सम्मान की वजह से दूर रहने का दिखावा करती है। ये सुनकर अग्नि की पहली प्रतिक्रिया निश्चित रूप से मना करने की थी। सचमुच अग्नि विक्रम से दूर जाने के लिए बेताब थी, इसलिए उसने अनजाने में अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम्हारे सबसे बड़े भाई विक्रम ठीक हैं। उनके शरीर में किसी भी अन्य इंसान की तुलना में अपने आप ठीक होने की क्षमता ज़्यादा मजबूत है। उन्हें बस 3 दिनों तक बिस्तर पर आराम करने की ज़रूरत है और वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। अग्नि की इस चौंकने वाली प्रतिक्रिया को देखकर समर को अपने अंदाजे पर और भी ज़्यादा यकीन हो गया।
वह मन ही मन कड़वी हंसी हंसा, लेकिन ऊपर से उसने अग्नि को सलाह दी, तुम जाकर एक बार देख क्यों नहीं लेती? इस तरह तुम्हें भी तसल्ली मिलेगी, है ना? मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। अग्नि ने अपनी आवाज़ ऊंची की। देखा, उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी, है ना? समर समझदार लग रहा था, जानबूझकर मुस्कुराया और अपनी गहरी खूबसूरत आंखों से अग्नि को घूरने लगा, जो मुस्कुराती हुई लग रही थी लेकिन मुस्कुरा नहीं रही थी, जिससे अग्नि को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। तुम क्या कर रहे हो? अग्नि ने अनजाने में ही पूछा। सच में नहीं जाओगी? समर ने पूछा। मैं नहीं जा रही। अग्नि मुड़ी और तेजी से वहां से चली गई। लेकिन जब वह घर पहुंची तो च्यूलिंग का पेट खराब था। मिस, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेट खराब है। चलिए हम तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी यात्रा जारी रखते हैं। च्यूलिंग को हल्का सा एहसास हो रहा था कि अग्नि युवराज के समूह से बच रही थी। उसकी नब्ज टटोलने के बाद अग्नि ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं, तुम्हें ठंड लग गई है? इतने उबड़-खाबड़ सफ़र के बाद तुम जल्दी कैसे ठीक हो सकती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लिख दूंगी। इसे पीने के बाद तुम्हें सो जाना चाहिए। आज रात पसीना आने के बाद तुम बेहतर महसूस करोगी और फिर हम कल सुबह अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। लेकिन मिस, आप, च्यूलिंग का भावुक न होना असंभव है। मुझे बताए, कौन सा मालिक किसी नौकरानी के बीमार होने पर अपना कार्यक्रम बदल देगा? केवल उनका ही परिवार ऐसा था जहां पांचवी मिस उनका इतना ख्याल रखती थी, उनके साथ बराबरी का बर्ताव करती थी और उन्हें भरपूर धैर्य और सम्मान देती थीं। तो फिर तय रहा, अपनी दवा लो और रात को अच्छी नींद सो। हर चीज़ की चिंता मत करो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और तुम बहुत ज़्यादा चिंता करती हो। अग्नि ने च्यूलिंग के सिर को थपथपाया। च्यूलिंग ने बचपन से ही उसकी सेवा की थी और उसके साथ ही बड़ी हुई थी। इन सालों में च्यूलिंग ने उसके रोजमर्रा के लगभग सारे कामों का ख्याल रखा था, बहुत बारीकी से उसकी देखभाल की थी और उसके जीवन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संभाला था। इसी वजह से अग्नि कीमिया और स्पिरिट एरे तकनीकों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर पाई थी। इसलिए अग्नि के दिल में उसने हमेशा च्यूलिंग को अपनी छोटी बहन माना था। च्यूलिंग को तसल्ली देने के बाद अग्नि और उसकी खूबसूरत माँ भी सो गए। अंकल च्यू और दादी झाओ एक पुराने शादीशुदा जोड़े थे। अपने परिवार का ख्याल रखने के बाद वे सबसे आखिर में लेटे और आराम किया। दादी झाओ अपनी आह नहीं रोक पाईं। जब हमने राजधानी छोड़ी थी तो वे पुराने दोस्त या तो चिंतित थे या मजाक उड़ा रहे थे। वे सभी सोचते थे कि परिवार की दूसरी शाखा के साथ उत्तरी सीमाई शहर जाना एक वनवास, एक पतन और एक बेवकूफ़ी भरा काम है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तरी सीमाई शहर में बिताए गए ये साल ही असली खुशी थे। अंकल च्यू ने सिर हिलाया। हाँ, इसके अलावा परिवार की दूसरी शाखा वास्तव में हम नौकरों को इंसान समझती है। चाहे वे दूसरी मैडम हो, पांचवीं युवा मालकिन हो या सातवें युवा मास्टर, वे सभी हमारा सम्मान करते हैं और हमें महत्व देते हैं। क्या तुमने कभी उन्हें हमें डांटते हुए देखा है? नहीं, खासकर पांचवीं मिस। दूसरी मैडम खड़ी नहीं हो सकती और उन्हें इतनी कम उम्र में अपने पतले कंधों पर पूरी दूसरी शाखा की भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। लेकिन वह कभी थकने की शिकायत नहीं करती। वह दूसरी मैडम से बहुत प्यार करती हैं, सातवें युवा मास्टर की रक्षा करती हैं और हमारे लिए भी बहुत गर्मजोशी से भरी हैं। कभी कभी मुझे हमारी युवा मालकिन के लिए सचमुच बहुत बुरा लगता है। पांचवीं मिस वास्तव में सबसे बेहतरीन मालकिन हैं। ऐसी मालकिन का साथ पाना हमारा सौभाग्य है। दादी झाओ ने गर्व से कहा। क्या ये सही नहीं है? अब हमारी युवा मालकिन फिर से साधना कर सकती हैं और उनकी साधना की गति बहुत तेज है। जब हम राजधानी पहुंचेंगे तो वे लोग हैरान रह जाएंगे। अंकल च्यू ने जल्दी से अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, मिस वू ने हमें इस बारे में बात करने से मना किया है, इसलिए हम सभी को अपना मुंह बंद रखना होगा, समझी? जिस कातिल ने उस वक्त मिस को नुकसान पहुंचाया था वह अभी तक नहीं मिला है। अगर उन्हें पता चल गया तो इसके अंजाम। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? बेशक मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं इसका खुलासा तब करूंगी जब हमारी युवा मालकिन सचमुच शक्तिशाली हो जाएंगी। उस वक्त राजधानी के वे लोग पागल हो जाएंगे। हा हा हा, मैं उनके चेहरे के भाव देखने का इंतजार नहीं कर सकती। अंकल च्यू और दादी झाओ खुशी खुशी बातें कर रहे थे, इस बात से अनजान थे कि अग्नि भी इस वक्त सो नहीं पा रही थी। वह गहरी नींद सो रही थी, लेकिन अपनी आधी नींद की स्थिति में उसे अपने पैरों पर एक खुजली महसूस हुई और अपने सपने में उसे लगा मानो कोई चीज़ उसके पैरों को गले लगा रही हो और कुतर रही हो। जब अग्नि उठी तो उसने चादर हटाई और वह तुरंत अवाक रह गई। छोटा बाघ का बच्चा न जाने कैसे उसके बिस्तर पर चढ़ गया था और उसके पैरों के पास लेटा हुआ था। उसके दो रोएदार छोटे पंजों ने उसके पैरों के तलवों को पकड़ रखा था और अपनी आंखें बंद करके खुशी खुशी उन्हें कुतर रहा था। अग्नि, छोटे बाघ के दांत चावल के दानों की तरह हैं। उन्हें काटने से दर्द नहीं होता, लेकिन इससे झुनझुनी खुजली का एहसास होता है। लेकिन क्या ये कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी भरा नहीं है? बेबस होकर अग्नि ने अपना पैर वापस खींच लिया। हालांकि ये छोटा बाघ का बच्चा बहुत कमाल का था।
उसके दो छोटे पंजे अग्नि के पैरों के तलवों से चिपके हुए थे और हथेली से बड़ा न होने वाला उसका छोटा सा शरीर अग्नि के पैरों से चिपककर उसके पैरों के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। अग्नि ने छोटे जीव को उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ लिया और तब जाकर छोटे बाघ के बच्चे ने अपनी आंखें नींद में खोली और एक मासूम भाव के साथ अग्नि को देखने लगा। छोटे बाघ के बच्चे ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया, जोर से चिल्लाया और उसका शरीर ऐसे कांपने लगा मानो उसे ऐंठन आ गई हो। अग्नि ने लगभग अपनी आंखें घुमा लीं। क्या तुम इतने भूखे हो? हम छोटे बाघ ने बार बार सिर हिलाया। उसका गोल छोटा चेहरा इतना आहत लग रहा था और उसकी साफ बड़ी आंखें इतनी प्यारी और बेवकूफ़ी भरी थीं कि आप बस उसे अपनी बाहों में पकड़ना चाहते थे। अग्नि ने बेबसी से कहा, तुम इतना कैसे खा सकते हो? तुमने अभी अभी खाना खत्म किया था और तुम्हें फिर से भूख लग गई। खूबसूरत माँ जो अग्नि के साथ सो रही थी वह नींद में उठी और उन्होंने अग्नि से पूछा, क्या समय हुआ है? आधी रात बीत चुकी है। अग्नि ने आसमान की तरफ देखा। मेरी खूबसूरत माँ, आपको सो जाना चाहिए। यह अभी आपके उठने का समय नहीं है। अगर आप अच्छी तरह नहीं सोएंगी तो आप पूरे दिन सुस्त और नींद में रहेंगी। और खूबसूरत माँ आज्ञाकारी होकर लेट गईं और तुरंत सो गईं और कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगीं। अपनी खूबसूरत माँ को तुरंत सोते देख अग्नि ने मजे से अपना सिर हिलाया। अपनी माँ की शक्ल और बर्ताव को देखकर वह जरूर किसी बहुत ही कुलीन परिवार से आई होंगी। यह कोई नहीं जानता कि उस वक्त क्या हुआ था जिसकी वजह से उनके सिर में चोट लगी थी और उनकी मानसिक उम्र तब से एक 5 या 6 साल के बच्चे की तरह ही रह गई है। लेकिन ये भी अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं हैं, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, आप एक बेफिक्र जीवन जीती हैं और आप तुरंत सो सकती हैं। आपका दिमाग सचमुच बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि उसकी माँ इतनी मजबूत नहीं है कि उसका और उसके भाई का भरण पोषण कर सके, इसीलिए उसका जीवन इतना कठिन है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अग्नि ने ध्यान से अपनी खूबसूरत माँ के चेहरे से बालों की लटों को हटाया और उन्हें कोमलता से देखा। यह उसकी खूबसूरत नाजुक माँ की वजह से था जिन्हें देखभाल की जरूरत थी और उसका छोटा भाई था, और क्योंकि उन्होंने उसे एक गर्मजोशी से भरा घर दिया था, इसलिए अग्नि मजबूत बनने, अपने घर की रक्षा करने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित थी। वरना भले ही कोई सर्वोच्च ही क्यों न हो, वह अभी भी एक अकेला इंसान ही है। क्या ऐसे जीवन का कोई मतलब है? अग्नि को नहीं लगता कि इस तरह के जीवन का कोई मतलब है। अपनी खूबसूरत माँ के पैरों के चारों ओर कंबल को सावधानी से लपेटने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह उन्हें लात मारकर नहीं हटाएंगी, अग्नि सावधानी से बिस्तर से उठी और अपने कपड़े ठीक किए। रात के 3 बज रहे हैं, भोर से पहले का सबसे अंधेरा समय। अगर वह कर पाती तो वह अपना गर्म बिस्तर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन जब उसका छोटा बाघ का बच्चा इतना भूखा था तो वह क्या कर सकती थी? इससे पहले छोटे बाघ ने सारा दूध पी लिया था और अग्नि को दूध के घटकों का पता नहीं चल पाया था, इसलिए वह केवल छोटे बाघ की विशेष दूध की बोतल समर के पास ले जा सकती थी। समर, विक्रम और हुआन ये एक साथ रहते हैं। अग्नि, जो उस जगह से वाकिफ थी, वह दरवाजे पर पहुंच गई। इस वक्त गेट पर पहरा देने वाला कोई नहीं था। ये देखकर कि दीवार ऊंची नहीं थी, अग्नि ने छोटे बाघ के बच्चे को अपनी बाहों में लिया और बिजली की तरह दीवार की चोटी पर छलांग लगा दी और पल भर में बगीचे में कूद गई। वानपिंग टाउन ने अभी अभी भूकंप का अनुभव किया था और ज़्यादातर घर ढह गए थे, इसलिए ज़्यादातर लोग तंबू में रह रहे थे। केवल ये सबसे उत्तम और आलीशान आंगन ही युवराज के मनोरंजन के लिए सुरक्षित रखा गया था। आंगन काफ़ी बड़ा था और अग्नि थोड़ी अवाक थी। समर किस कमरे में रह रहा है? हवेली में कोई भी नौकर घूम नहीं रहा था, इसलिए आप किसी को खींचकर उससे सवाल भी नहीं पूछ सकते थे। अग्नि ने चारों ओर देखा और अंततः ये तय किया कि पूछने के लिए बेतरतीब ढंग से किसी भी दरवाजे को धकेलकर खोल ले। स्नैप! जैसे ही अग्नि ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, उसने अपने पीछे एक भारी धड़ाम की आवाज़ सुनी। अग्नि अनजाने में ही मुड़ी और चमकदार चांदनी में उसने एक जाने पहचाने इंसान को देखा। समर! अग्नि ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, तो तुम यहाँ थे? मैं तुम्हें न जाने कब से ढूंढ रही हूँ। तुम? इससे पहले कि अग्नि अपनी बात पूरी कर पाती, समर ने उसे बेहद अविश्वास भरी नज़रों से घूरा। उसके चेहरे के भाव इंद्रधनुष की तरह अप्रत्याशित रूप से बदल रहे थे। तुम? समर ने अग्नि की तरफ इशारा किया और 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें अविश्वास, सदमे और डर की झलक से भरी थीं। डरा हुआ, अग्नि उलझन में थी। समर को क्या हुआ था? वह तो केवल छोटे बाघ के बच्चे के लिए खाना मांगने आई थी, जो इतना भूखा था कि बेहोश होने वाला था। अग्नि, तुम? समर ने मुश्किल से घूंट भरा और फिर आखिरकार धीरे धीरे बोलने में कामयाब हुआ। तुम? मुझे क्या हुआ है? अग्नि ने उलझन में समर को देखा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? मुझे लगा था कि तुम कम से कम अलग हो, कि तुम खुद को पवित्र रखोगी, कि तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। तुमने ऐसा काम क्यों किया? समर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और वाक्यों की एक लंबी कतार लगाता जा रहा था। तुम ऐसा काम कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें समझने में गलती की थी?
अग्नि के माथे पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ गया और वह खाली नजरों से समर को घूरने लगी। युवा राजकुमार समर, क्या तुम नींद में चल रहे हो? समर ने अग्नि को घूरा। तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छी डॉक्टर हो? तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को सम्मोहित कर सकती हो? तुमने ऐसा कुछ किया है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सम्मोहित कर सकती हो और ऐसा दिखा सकती हो कि जैसे कुछ हुआ ही न हो? अग्नि को सचमुच गुस्सा आ रहा था। समर, क्या तुम समझदारी से बात नहीं कर सकते? तुम बार बार कह रहे हो कि मैंने क्या किया है, लेकिन अग्नि ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे तुम इतने डरे हुए हो? अग्नि सचमुच नहीं जानती थी। गलत समझे जाने का यह एहसास बहुत ही परेशान करने वाला है। समर ने अग्नि को एक अजीब, जटिल और अवर्णनीय नज़र से देखा। क्या तुम बॉस विक्रम के बिस्तर पर नहीं चढ़ने वाली हो? क्या? अग्नि सचमुच डरी हुई थी। ऐसा अपमानजनक दावा कैसे हो सकता है? और समर को इस पर पूरा विश्वास है। समर, तुम्हारा दिमाग किस चीज़ का बना है? क्या ये कीचड़ है? मैं विक्रम के बिस्तर पर चढ़ने जाऊंगी? क्या तुम अंधे हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम बस गुस्सा दिलाने वाले हो, अग्नि ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। वह आमतौर पर बहुत शांत और स्थिर इंसान है, लेकिन समर द्वारा बार बार गलत समझे जाने के बाद वह सच में अपना आपा खोने लगी है। समर ने अग्नि को एक गहरी नज़र से देखा, फिर खामोशी से उसके पीछे देखा। अग्नि अनजाने में ही मुड़ी। वहाँ न जाने कब खिड़की खोल दी गई थी और उसके पीछे एक आध्यात्मिक साधक की लंबी और खूबसूरत आकृति खड़ी थी। चमकीली चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा सांसें रोक देने वाला खूबसूरत लग रहा था। विक्रम। इस वक्त विक्रम अपनी गहरी, ठंडी और तेज नज़रों से उसे गहराई से घूर रहा था। जब अग्नि ने विक्रम को देखा तो उनके पिछले चुंबन की याद उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे उसे अजीब महसूस होने लगा और समझ नहीं आया कि वह कैसी प्रतिक्रिया दे, खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए। अग्नि। मूल रूप से समर ने विक्रम का ब्रेन वॉश कर दिया था और वह भी यह मानने लगा था कि अग्नि उससे पागलों की तरह प्यार करती है। अब क्या वह पीली नदी में कूदकर भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकती थी? हालांकि अग्नि अभी भी खुद का बचाव करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी बाहों से छोटे बाघ के बच्चे को उठाया और बहादुरी से विक्रम की तरफ देखा। छोटे बाघ के बच्चे को भूख लगी थी। आधी रात को इसे इतनी तेज भूख लगी थी कि इसे ऐंठन होने लगी और इसे ठंडा पसीना आने लगा। मेरे पास इसे आधी रात को यहाँ लाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। विक्रम की नज़रें किसी ब्लैक भंवर की तरह गहरी थीं, उसकी आंखों में जलती हुई लपटें नाच रही थीं। उसने बिना पलक झपकाए उस पर अपनी नज़रें टिका रखी थीं। उसके पतले होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे और वह खामोश रहा। वही अथाह नज़र, वही अस्पष्ट रवैया, जो किसी के भी दिमाग को अनिश्चितता में डाल दे। चाहे तुम इस पर विश्वास करो या न करो, मुझे कुछ तो जवाब दो। ये स्थिति सचमुच बहुत अजीब है ना? लेकिन विक्रम की जलती हुई नज़रों के नीचे अग्नि को लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज और तेज होती जा रही है और वह इससे निपटने का कोई तरीका नहीं सोच पा रही है। वह जो किसी भी स्थिति को आसानी से संभाल सकती थी, वह विक्रम की गहरी, भंवर जैसी आंखों से घूरे जाने पर बेचैन और घबराई हुई क्यों महसूस कर रही थी? अग्नि को समझ नहीं आ रहा था। अगर अग्नि और विक्रम को इस तरह एक दूसरे को घूरने दिया जाता तो वे शायद दुनिया के अंत तक एक दूसरे को घूरते रहते और उनमें से कोई भी पहले नहीं बोलता। छोटे बाघ के बच्चे को इतनी भूख लगी है कि उसे ऐंठन हो रही है और पसीना आ रहा है। समर भागता हुआ आया, उसने दोनों हाथों से छोटे बाघ के बच्चे को उठाया और सिर से पैर तक उसकी सावधानी से जांच की। हाँ, नहीं, ये तो बहुत स्वस्थ लग रहा है, इसे ऐंठन क्यों हो रही है? अग्नि ने नीचे समर के हाथ की तरफ देखा। हाँ, कुछ ही पल पहले छोटा बाघ का बच्चा मौत की कगार पर था, अपना पेट पकड़े हुए था और उसे बहुत पसीना आ रहा था, मानो वह मरने ही वाला हो। अब वह अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला लग रहा था। वह समर के हाथों से उछलकर उस पर जा गिरा, फिर उस पर से उसके सिर पर और फिर समर के सिर से खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। खिड़की के पास खड़े होकर छोटे बाघ और विक्रम की नज़रें मिलीं और विक्रम की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। छोटे बाघ ने सहज ही एक कदम पीछे लिया, उसकी जीवंत आंखों में डर की झलक दिखाई दी। कितना खौफनाक लड़का है! छोटा बाघ पलक झपकते ही पीछे की तरफ भागा और अग्नि की बाहों में छिप गया। केवल उसकी बड़ी, चमकीली आंखें दिखाई दे रही थीं, जो तनाव और डर से भरी थीं। अग्नि ने झुंझलाहट में छोटे बाघ के माथे पर चपत लगाए। ये छोटा सा जीव तो साफ तौर पर एक धौंस जमाने वाला है, जो कमजोरों को सताता है और ताकतवर से डरता है। क्या यह विक्रम से इतना डरता है? यह उससे, अग्नि से बिल्कुल भी क्यों नहीं डरता? वाह! छोटे बाघ को अग्नि ने चपत लगाई थी और उसने दयनीय रूप से अपने माथे को पकड़ लिया जहां उसे चपत लगी थी। उसकी खूबसूरत बाघ जैसी आंखों में आंसू भर आए थे और वह बेहद दयनीय लग रहा था। अग्नि, उसका छोटा बाघ का बच्चा एक जन्मजात नौटंकीबाज है। समर ने एक जटिल नज़र के साथ अग्नि को देखा और अपने होंठ हिलाए। क्या तुम कोई बेहतर बहाना नहीं सोच सकती? छोटा बाघ तुम्हारे नाटक में तुम्हारा साथ नहीं देगा। अग्नि, हे, छोटा बाघ नाटक नहीं कर सकता।
ये छोटा जीव तो लगभग एक जीनियस है। यह मेरे पास केवल कुछ ही दिनों से है और इसने पहले ही कई बार मुझे परेशान किया है। अग्नि सचमुच रोने के कगार पर थी और उसके पास अपनी शिकायतें जाहिर करने की कोई जगह नहीं थी। ये देखकर कि अग्नि रोने ही वाली है, समर ने जल्दी से कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम सच में छोटे बाघ के लिए आए हो। छोटे बाघ को भूख लगी है ना? इस तरह का काम चलाओ स्पष्टीकरण न होने से भी बदतर है। अग्नि ने खामोशी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वह रोना चाहती थी। विक्रम एक तराशी हुई मूर्ति की तरह लंबा और खूबसूरत था। अपनी लंबी बाहों को हिलाते हुए कमरे के अंदर मूर्ति के आकार का एक चमकीला मोती जगमगा उठा। उसकी आवाज़ गहरी और भारी, बर्फ जैसी ठंडी थी। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाऊं। अग्नि को विक्रम को देखते ही अजीब और बेचैनी महसूस हो रही थी। वह अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। जब अग्नि टालमटोल कर रही थी, समर पहले ही ऊपर आ चुका था। उसने एक हाथ से छोटे बाघ के बच्चे को उठाया और दूसरे हाथ से अग्नि को धकेलते हुए बोला, चलो चलो, जून त्यानिक्सिया अंदर दूध पी रहा है। छोटा बाघ का बच्चा उसके साथ पी सकता है और इससे मुझे उसके लिए कुछ और तैयार करने की परेशानी से भी बचना होगा। जब अग्नि ने विक्रम को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उससे बचने की थी। लेकिन अगर वह छोटे बाघ के बच्चे को हर दिन खाना खिलाना चाहती है तो क्या वह सच में उसे हर दिन विक्रम के घर लाएगी? इससे तो लोग सच में यही कहेंगे कि वह विक्रम से चिपक रही थी। इसलिए अग्नि ने समर की बात पर सिर हिलाया और उसके पीछे अंदर चली गई। थोड़ी ही दूर पर विक्रम की तेज बाज जैसी नजरें बिना एक शब्द कहे उस पर टिकी थीं। अग्नि को काफी अजीब महसूस हुआ। उसने अनजाने में ही विक्रम की तेज नजरों से बचने की कोशिश की और कमरे के चारों ओर देखने लगी, मानो इससे उसकी शर्मिंदगी कम हो जाएगी। छोटे बाघ के बच्चे की नाक बहुत तेज है। घर में घुसते ही वह तेजी से एक कोने की तरफ भागा। वहां एक सुंदर और शानदार बेंत की टोकरी थी जिसमें नर्म सूती कपड़ा बिछा था और टाइगर उसके अंदर लेटा हुआ था। जीवंत और चंचल छोटे बाघ के बच्चों की तुलना में टाइगर ब्रदर बहुत अधिक शांत है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है, किसी छोटे राजा की तरह। खासकर उसके माथे पर जो पूरा राजा अक्षर है, वह एक अवर्णनीय राजसीपन को झलकाता है। टाइगर ब्रदर के सामने एक सफ़ेद चीनी मिट्टी का कटोरा था जो क्रिस्टल जैसे साफ पानी से भरा था। उसे नहीं पता था कि यह किस तरह का पानी है, लेकिन इसमें भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा थी। छोटा बाघ दौड़कर आया और सफ़ेद चीनी मिट्टी के कटोरे से पानी गटकने लगा। टाइगर ब्रदर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह नाराज लग रहा था। उसने अपना अंगूठा आगे बढ़ाया और छोटे बच्चे के माथे पर चपत लगाई। स्नैप! बेचारा छोटा बाघ का बच्चा चपत खाकर पीछे की तरफ लुढ़क गया। लेकिन ये बच्चा कभी मार खाने से नहीं सीखता। वह पलक झपकते ही उठ खड़ा हुआ, दौड़कर आया और कटोरे से आध्यात्मिक पानी का एक बड़ा घूंट पी लिया। टाइगर ने त्योरियां चढ़ाईं और अपनी तर्जनी से उसके माथे पर चपत लगाए। स्नैप! छोटे बाघ के बच्चे का गोल छोटा शरीर फिर से पीछे की तरफ लुढ़क गया। भाइयों की बातचीत हिंसा से भरी थी, फिर भी उनके बीच एक अवर्णनीय निकटता थी। अपने भाई टाइगर को हावी होते देख समर बहुत खुश हुआ। देखो देखो, हमारा जून त्यानिक्सिया जन्म से ही एक मजबूत बच्चा है। उसे पैदा हुए बस एक दिन हुआ है और वह अभी से लड़ सकता है। हा, कितना अद्भुत और दबंग है। जून त्यानिक्सिया! अग्नि कुछ कदम करीब आई, समर के बगल में खड़ी हो गई और स्पष्ट दिलचस्पी के साथ पूछा। ये जानते हुए कि विक्रम उसे घूर रहा था, अग्नि ने उसे न देखने का दिखावा किया, मानो उसका पूरा ध्यान समर और बाघ के बच्चों पर हो। समर को अग्नि के इतने सारे विचारों का कोई अंदाजा नहीं था। उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और जोर से हंसा। बिल्कुल, हमारे टाइगर ब्रदर का नाम जून त्यानिक्सिया है। मुझे बताओ, क्या ये दबंग नहीं है? अग्नि, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या ये नाम अच्छा नहीं लगता? समर ने अग्नि से पूछा। अग्नि को यह नापसंद आया। इतना बेवकूफ़ी भरा नाम किसने रखा? समर, ये तुमने ही किया होगा, है ना? तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ ही इतना असभ्य नाम रख सकता है। समर ने अग्नि को घूरा, उसकी आंखों में सहानुभूति और दया की झलक दिखाई दी। अग्नि ने वापस देखा। क्या तुमने ये नाम नहीं रखा? नहीं। क्या वह हुआन यी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अग्नि का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। समर और हुआन यी को बाहर करने के बाद ये नाम चुनने वाला इंसान स्पष्ट था। वे जलती हुई आंखें जो उस पर टिकी थीं, ठंडी और तेज थीं, मानो अंधेरे में कोई विशाल जानवर छिपा हो जो किसी के भी दिल को डर से कंपा दे। अग्नि ने सूखी हंसी हंसी और बात बदल दी। वैसे तुमने छोटे बाघ को पीने के लिए क्या दिया? इसमें कुछ आध्यात्मिक महक थी, लेकिन ये केवल आध्यात्मिक से कहीं ज्यादा लग रहा था। समर शैतान था, उसका अग्नि को आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। फिर से अंदाजा लगाओ। अगर तुम सही अंदाजा लगा लोगी कि उसका नाम किसने रखा है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यह उसके लिए बिछाया गया एक जाल है, और वह भी साफ तौर पर। अग्नि ने समर को घूरा। समर ने उसे मुंह चिढ़ाया, जो किसी बिगड़े हुए युवा मस्खरे जैसा लग रहा था।
अग्नि ने आह भरी, वह कैसे भूल सकती थी कि उसके सामने खड़ा यह नौजवान राजधानी का एक कुख्यात बिगड़ा हुआ बच्चा था। वह उसे एक पवित्र और मासूम मेमना समझने की गलती कैसे कर सकती थी। लेकिन अग्नि ने विक्रम का नाम लेने से परहेज किया, इसलिए वह छोटे बाघ के बच्चे के बगल में आधी उकड़ू बैठ गई और उसे करीब से देखने की तैयारी करने लगी। एक कदम पीछे हटो, समर चिल्लाया। जुन त्यानिक्सिया अपने भोजन को लेकर बहुत ही सतर्क है। इतनी दूरी पर उसे लगेगा कि तुम उसका खाना चुराने की कोशिश कर रही हो और वह तुम पर अपनी ग्लोरी फ्लेम फेंक देगा। अग्नि जुन त्यानिक्सिया के बगल में उकड़ू बैठ गई। इतनी करीब होने के बावजूद जुन त्यानिक्सिया का पूरा ध्यान केवल छोटे बाघ के बच्चे को चपत लगाने पर था और उसने अग्नि पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, समर ने अविश्वास में अपने सामने का नज़ारा देखा। ये सही नहीं है। जुन त्यानिक्सिया दबंग और घमंडी हो सकता है। उसने खुद छोटे बाघ के बच्चे के लिए आध्यात्मिक पानी तैयार किया था, जो पिता और माता दोनों की भूमिका निभा रहा था। क्या यह उसके लिए आसान था? लेकिन इससे पहले जब जुन त्यानिक्सिया खा रहा था तो उसकी समर की उंगली थोड़ी सी ही करीब गई थी और वह उसके द्वारा फेंकी गई ग्लोरी फ्लेम से लगभग जल ही गई थी। यह छोटा शैतान, ये बहुत नटखट है। लेकिन अब जब अग्नि इतनी करीब है तो इसने हमला नहीं किया। यह अजीब है। इस वक्त अग्नि ने न केवल जुन त्यानिक्सिया के करीब जाकर उसे देखा, बल्कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके रोएदार गोल फिर भी राजसी सिर को सहलाने लगी। इसे मत छुओ, समर कूद कर पास आया। जुन त्यानिक्सिया बहुत घमंडी है, अगर तुम ऐसा करोगी तो ये तुम्हें काट लेगा। आह। हालांकि समर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि जब अग्नि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जुन त्यानिक्सिया के सिर को सहलाया तो शांत, खूबसूरत, घमंडी और दबंग लॉर्ड जुन त्यानिक्सिया ने न केवल अग्नि पर अजीब आग नहीं थूकी, बल्कि असल में उसके हथेली के खिलाफ रगड़ने लगा। उसकी हल्की गुलाबी जीभ अग्नि की हथेली को चाट रही थी और वह एक प्यार करने वाले पिता की तरह लग रहा था। समर पूरी तरह से अवाक रह गया। वह उछल पड़ा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम सच में मुझे नहीं काटोगे? न केवल तुम मुझे नहीं काटोगे, बल्कि मैं तुम्हें चाटूंगा भी। अग्नि ने मासूमियत से समर की तरफ देखा। तुम जुन त्यानिक्सिया को इस तरह बदनाम कैसे कर सकते हो? ये कितना आज्ञाकारी और शांत है। जब छोटे बाघ ने अग्नि और टाइगर ब्रदर के बीच की बातचीत देखी तो वह तुरंत चिंतित हो गया, दौड़कर आया, अग्नि की गोद में बैठ गया और ऐलान कर दिया कि अग्नि उसकी है। टाइगर ब्रदर ने उसे थप्पड़ मारा और छोटा बाघ का बच्चा एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। इस आवाज ने अग्नि को भी हिला दिया, लेकिन छोटा बाघ का बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित लग रहा था। वह जल्दी से उठा और दौड़कर अग्नि की गोद में बैठ गया। उसने अपने पंजे से अग्नि का हाथ पकड़ा और उसे अपने पेट पर रख लिया, ये दिखाने के लिए कि वह बहुत ही चहेता है। फिर उसने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और टाइगर ब्रदर को चुनौती दी। अग्नि, ये छोटा बाघ का बच्चा सचमुच। हा हा हा, समर अग्नि को देखकर जोर से हंस पड़ा। तुम्हारा छोटा बाघ का बच्चा बहुत मजाकिया है, उसे देखो, वह अपने गाल फुला रहा है, कितना आत्मसंतुष्ट लग रहा है। ओह माय, ये तो मेरी जान ही ले लेगा, ये बच्चा तो सचमुच एक जीनियस है। अग्नि ने निशब्द होकर आह भरी। कौन इस बात से इनकार कर सकता था? अगर वह इतनी चतुर न होती तो क्या उसे बार बार बेवकूफ़ बनाया गया होता? इसका एक मासूम, उलझन से भरा, गोल और प्यारा गोल मटोल चेहरा है जो इतना प्यारा लगता है कि कोई भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाए, लेकिन अंदर से ये सचमुच एक शैतान है। वैसे तुम्हारे टाइगर ब्रदर का नाम क्या है? समर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अग्नि ने ऊपर देखा और पाया कि विक्रम न जाने कब आ गया था और समर के पीछे खड़ा था। चमकते मोती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे रोशनी और अंधेरे का एक खेल बन रहा था। उसके पहले से ही तराशे हुए नैन नक्श और भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे, मानो किसी कुशल कारीगर ने उन्हें गढ़ा हो, जिससे वह असाधारण रूप से खूबसूरत और शानदार लग रहा था। वे जलती हुई नजरें, जो दूरी कम होने पर लपटों की तरह और भी खूंखार तरीके से जल रही थीं, अग्नि को गहराई से घूर रही थीं। अग्नि ने उसकी सीधी नज़र से परहेज किया, मानो उसने उसे देखा ही न हो। उसने जानबूझकर समर से कहा, मेरे छोटे बाघ के बच्चे का नाम चूंकि यह बहुत बेवकूफ़ है और इसके 3 क्षैतिज स्ट्रोक्स में एक स्ट्रोक गायब है, तो चलिए इसे सिली लैकिंग, बेवकूफ़ी की कमी बुलाते हैं। पफ। समर उस वक्त चाय पी रहा था जब उसने ये सुना और तुरंत उसके मुंह से पानी की फव्वार छूट गई। खुशकिस्मती से अग्नि की बाहों में छोटा बाघ था और उसने खुद को बचाने के लिए सहज ही छोटे बाघ को गले लगा लिया। बेचारा छोटा बाघ का बच्चा, उसके पूरे सिर पर पानी के छींटे पड़ गए। उसका छोटा सा चेहरा पूरी तरह से उलझन में था। हा 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 हा। समर इतनी जोर से हंस रहा था कि वह लगभग पागल ही हो रहा था। वह कांप रहा था और अपना पेट पकड़े हुए था। ओह ओह, मेरी माँ, छोटी अग्नि, क्या तुम छोटे बाघ से इतनी नफरत करती हो? हा 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 हा। क्या ये नाम अच्छा नहीं है? अग्नि ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। मुझे लगता है कि यह नाम काफ़ी अच्छा है। अग्नि की नज़रें समर के चेहरे पर दौड़ीं, फिर विक्रम के चेहरे पर, लेकिन उसने उस ठंडे चेहरे पर होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान देखी।
विक्रम मुस्कुरा रहा है। क्या वह सच में मुस्कुरा रहा है? ये ताकतवर, घमंडी और क्रूर युवराज, जो केवल एक दहाड़ से दुनिया बदल सकता था, सचमुच उसके चेहरे पर हंसी का एक पल आ गया। लेकिन जब अग्नि ने दोबारा देखा तो उसने पाया कि उसका खूबसूरत चेहरा हल्का सा सिकुड़ा हुआ था, उसकी आंखें लपटों जैसी थीं और वह बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहा था। तो क्या ये सब उसकी कल्पना थी? ये नाम सुनकर छोटा बाघ का बच्चा खुश नहीं था। उसने अग्नि की बाहों से अपना गोल शरीर घुमाया और अग्नि की तरफ मुंह कर लिया। उसकी मासूम चमकीली काली आंखों ने अग्नि को घूरा, उसकी छोटी बाहें सिकुड़ गईं और उसके गोल सिर ने नामे सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, छोटे बाघ ने विरोध किया। अग्नि ने उसके माथे पर चपत लगाई। क्या तुम्हें सच में एयरक्यूब नाम पसंद नहीं है? छोटा बाघ का बच्चा सच में समझ गया। उसने जोर जोर से सिर हिलाया और कहा, ओह ओह, मजाक कर रहे हो? यह एक ऐसा नाम है जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? उसकी मालकिन ने समझते हुए सिर हिलाया। नाम एयरक्यूब सचमुच बहुत बेवकूफ़ी भरा है। जब लोग इसे सुनेंगे तो वे इसे एक अपमान समझ सकते हैं। यह अच्छा नहीं है, ये सचमुच अच्छा नहीं है। हम छोटे बाघ ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे यकीन था कि उसकी मालकिन उसे जुनत्यानिक्सिया जैसा कोई शक्तिशाली और शानदार नाम देगी। हालांकि उसकी मालकिन साफ तौर पर उस दिशा में नहीं गई। उसने छोटे बाघ के माथे पर देखा और लापरवाही से कहा, क्या तुम्हारे माथे पर तू तू, जिसका मतलब मिट्टी है, अक्षर नहीं है? ठीक है, तुम्हारा औपचारिक नाम फैंग टूटू है और तुम्हारा उपनाम जियोतू है। ये नाम प्यारा भी है और जमीन से जुड़ा भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पफ! अग्नि की नाम की पसंद को सुनकर समर फिर से जोर से हंस पड़ा। ओह मेरी माँ! समर ने दर्द से चिल्लाते हुए अपना पेट पकड़ लिया। फैंग टूटू, हा 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 हा, फैंग टूटू, हा 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 हा, फैंग टूटू, फैंग टूटू। समर इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका शरीर कांप रहा था और उसके शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। छोटी अग्नि, तुम्हारी अपने छोटे बाघ के बच्चे से क्या दुश्मनी है? तुमने उसका नाम फैंग टूटू क्यों रखा? इस वक्त छोटे बाघ के बच्चे का चेहरा पूरी तरह से खाली था। उसने शुरू में सोचा था कि अगर उसका नाम जुनत्यानिक्स या जुन वांगजे दुनिया का राजा जैसा न भी हो, तो कम से कम फैंग जियांगशान नदी और पहाड़ या फैंग जियुटियान नौ आसमान जैसा कोई दबंग नाम तो होगा ही। लेकिन उसने असल में अपना नाम फैंग टूटू मिट्टी मिट्टी रख दिया। फैंग टू टू। छोटा बाघ का बच्चा वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसके पंजों ने अग्नि की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं और वह बेहद दयनीय लग रहा था। हालांकि उसे पैदा हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन छोटा बाघ का बच्चा अपनी इंसानों जैसी तेज समझ के साथ अच्छी तरह जानता था कि अगर वह भविष्य में इसी नाम के साथ चिपका रहा तो दूसरे जादुई जानवर निश्चित रूप से उसका मजाक उड़ाएंगे। उसकी किस्मत में जादुई जानवरों का राजा बनना लिखा है। हालांकि उसकी छोटी मालकिन बहुत नटखट है। उसका सिर सहलाने के बाद भी वह अपने बोलने का तरीका नहीं बदलती। तभी बाहर से दबे कदमों की आहट और कोमल पुकार आई, छोटी अग्नि, छोटी अग्नि। यह मेरी खूबसूरत माँ की आवाज़ है। मेरी खूबसूरत माँ भोर होने से पहले ही क्यों आ गई हैं? अग्नि तुरंत भागकर बाहर गई और उसने अपनी खूबसूरत माँ को अंधेरे में टटोलते हुए देखा। वह पतली, कमजोर और ऐसी लग रही थी मानो हवा के एक झोंके से ही उड़ जाएंगी। उनका बेहद खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उनकी आंखों में दहशत और तनाव साफ झलक रहा था। किसी बच्चे की तरह खाली नजरों से इधर उधर देखते हुए, जिसे नहीं पता कि उसका घर कहाँ है। अग्नि को देखते ही खूबसूरत माँ जल्दी से उसके पास आई। अग्नि का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं और दयनीय रूप से अपने गुलाबी होठों को सिकोड़ते हुए बोली, छोटी अग्नि, वाह, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने सपना देखा था कि तुम्हें कोई पीट रहा है। वाह! अग्नि की नज़रों में उसकी खूबसूरत माँ एक छोटी बच्ची थी जिसे सुरक्षा और प्यार की जरूरत थी। इसलिए उसने कोमलता से अपनी माँ के पतले और कोमल शरीर को गले लगाया, अपने जैद जैसे हाथों से उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें प्यार से फुसलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे कोई नहीं पीटेगा। मत रोइए खूबसूरत माँ। हम खूबसूरत माँ को अग्नि मिल गई और उन्होंने राहत महसूस की। उनकी गोरी, जैद जैसी पतली कोमल उंगलियों ने अग्नि को कसकर पकड़ रखा था, मानो उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने उसे छोड़ दिया तो वह गायब हो जाएगी। समर और विक्रम ने अपने सामने के नज़ारे को थोड़े अजीब भाव के साथ देखा। हालांकि मैंने फैंग निवास में रहते हुए अग्नि की खूबसूरत माँ के बच्चों जैसे बर्ताव को पहले ही देख लिया था, लेकिन मैं अग्नि और उसकी खूबसूरत माँ के बीच की बातचीत के तरीके को देखकर अभी भी कुछ हैरान और ईर्ष्यालु था। क्योंकि अग्नि अक्सर उनके प्रति अधीरता और नाखुशी दिखाती थी, लेकिन अपनी खूबसूरत माँ के सामने वह कोमल, बहुत ध्यान रखने वाली, प्यार करने वाली और बेहद रक्षात्मक थी। हालांकि किसी को भी यह मानना पड़ेगा कि अग्नि की माँ सचमुच बेहद खूबसूरत हैं। उनके नैन नक्श पहले से ही बेहद निखुमता थे, करोड़ों में एक, और उस दयनीय, रोते हुए, मासूम और हानिरहित रूप के साथ सबसे मजबूत योद्धा का दिल भी कोमलता से पिघल जाएगा।
अग्नि को कोमलता से अपनी खूबसूरत मां को फुसलाते हुए देखकर विक्रम की गहरी काली आंखों में एक चमक कौंध गई। उसे कभी नहीं पता था कि परिवार के सदस्यों के बीच का रिश्ता इतना नाजुक और दिल को छू लेने वाला हो सकता है। अग्नि आखिरकार अपनी खूबसूरत मां को शांत करने में कामयाब रही। देर रात हो चुकी है और कोहरा घना है। अभी बहुत जल्दी है, हमने यहाँ अपना काम खत्म कर लिया है, चलो अब वापस चलते हैं। तभी छोटा बाघ अग्नि की बाहों से उछला और अपनी खूबसूरत मां की बाहों में चढ़ गया, धीमी आवाज में रोने और इशारे करने लगा। खूबसूरत मां की आंसुओं से भरी आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। छोटी अग्नि, तुमने इसका नाम फैंग टुटू रखा है? अग्नि ने हैरानी से चिल्लाकर कहा। खूबसूरत मां, आपको कैसे पता चला? खूबसूरत मां स्पष्ट रूप से तब मौजूद नहीं थी जब वे नाम चुन रहे थे। खूबसूरत मां ने मासूमियत से अग्नि की तरफ देखा और छोटे बाघ के बच्चे की तरफ इशारा किया, इसने खुद बताया। अग्नि चौंक गई। खूबसूरत मां, क्या आप छोटे बाघ की बातें समझ सकती हैं? छोटा बाघ का बच्चा लगातार इशारे कर रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन इस छोटे से जीव की जानवरों की भाषा को कौन समझ सकता था जो केवल कुछ ही दिनों का था। खूबसूरत मां ने मासूमियत से अग्नि की तरफ देखा। हाँ, समझ सकती हूँ। इसने क्या कहा? इसने कहा, फैंग टुटू, क्या इससे भी ज्यादा देहाती कोई नाम है? इसने मुझसे शिकायत भी की। ये कहते हुए, छोटी मालकिन बहुत बुरी हैं, मैं अब आपकी दोस्त नहीं बनूंगा, मैं आपको पीटना चाहता हूँ। मेरी खूबसूरत माँ बहुत सीधी हैं, उन्होंने उन सारी शिकायतों का अनुवाद कर दिया जो मेरे छोटे बाघ के बच्चे ने की थीं। छोटा बाघ का बच्चा अवाक रह गया। वह वहीं सन खड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी छोटी मालकिन की माँ इतनी सीधी होंगी। अग्नि सन रह गई। वह इस बात से हैरान नहीं थी कि छोटे बाघ के बच्चे ने शिकायत की थी, बल्कि इस बात से कि उसकी खूबसूरत माँ सचमुच जानवरों की भाषा समझ सकती थी। समर भी बेहद हैरान था। अग्नि, तुम्हारी खूबसूरत माँ सचमुच जानवरों की भाषा बोल सकती हैं। उन्होंने ये कैसे सीखा? मूल रूप से मुझे लगा था कि अग्नि की यह खूबसूरत माँ केवल खूबसूरत दिखने और रोने में ही अच्छी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सचमुच उस जानवरों की भाषा को समझ सकती थी जिसे बाकी कोई नहीं समझ सकता था। क्या इसे सीखने की जरूरत है? खूबसूरत माँ ने उलझन भरे भाव से समर की तरफ देखा। समर वहीं सन खड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। अग्नि जोर से हंस पड़ी। उसकी खूबसूरत माँ का जवाब शानदार था, सीधा लेकिन तीखा, बिल्कुल निशाने पर लगा। हालांकि अग्नि के मन में इस वक्त एक और विचार आया। अपनी खूबसूरत माँ की शक्ल और बर्ताव को देखकर वह जरूर किसी बहुत ही कुलीन और असाधारण परिवार से आई होंगी। मुझे आश्चर्य है कि उस वक्त क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई और वे जुनवू साम्राज्य में आ गईं। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से उन्हें सच्चाई का पता लगाने में मदद करूंगी। तभी अग्नि को लगा कि कोई जलती हुई नज़र उस पर टिकी है। मैंने अनजाने में ही ऊपर देखा। विक्रम। अग्नि का दिल धक से रह गया और उसने अनजाने में अपनी नज़रें हटा लीं। लेकिन नज़रें हटाने के बाद वह तैयार नहीं थी। उसे क्यों भागना चाहिए? इसलिए हार न मानते हुए उसने भी वापस घूरा। विक्रम ने अपनी नज़रें उस पर टिका दी और बहुत दिलचस्पी के साथ उसे गहराई से घूरने लगा। अंधेरे में वह जंगल में छिपे किसी जादुई जानवर की तरह था जो एक जानलेवा ऑरा छोड़ रहा था। अग्नि और विक्रम के बीच के इस तनाव को देखकर समर हैरान रह गया। यह अविश्वसनीय है, इस दुनिया में सचमुच एक ऐसी महिला है जो बॉस विक्रम की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत करती है। इतने सालों तक विक्रम के साथ रहने के बाद समर ने खुद देखा था कि कैसे वे लड़कियां बॉस विक्रम के सामने शर्मीली और दिखावटी बन जाती थीं। यहाँ तक कि फीनिक्स देवी के रूप में जानी जाने वाली जुओ किंगलुआन भी बॉस विक्रम की तेज नज़रों के नीचे शर्माकर अपनी नज़रें फेर लेती थी और अपना सिर झुकाकर अपने माथे के बालों की एक लट के साथ खेलते हुए उसका चेहरा लाल हो जाता था। लेकिन अग्नि सचमुच इतनी बहादुर है? उस पल समर के दिमाग में अचानक एक विचार आया। असल में अगर हम इस बात को छोड़ दें कि अग्नि साधना नहीं कर सकती तो ये दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या अफसोस की बात है। छोटा टुटू क्या खाता है? खूबसूरत माँ ने अचानक पूछा। इस सवाल ने तुरंत कमरे की खामोशी और अजीब माहौल को तोड़ दिया। अग्नि ने पहले कई बार समर से पूछा था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि अब अग्नि की खूबसूरत माँ की चमकीली और बुद्धिमान आंखों से घूरे जाने पर समर खुद को मना नहीं कर पाया। उसने जल्दी से समझाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह चैलेडोनी, नेफ्राइट या जेडाइट है, लेकिन यह उच्च श्रेणी का जेड होना चाहिए, जैसे मटन फैट जेड या इंपीरियल ग्रीन जेडाइट। इनमें चैलेडोनी का एक अंश होता है। चैलेडोनी निकालने के बाद आप इसे पानी या दूध में टपका सकते हैं। ये सुनकर अग्नि अवाक रह गई। चैलेडोनी? और यह उच्च श्रेणी का चैलेडोनी होना चाहिए? समर ने अपना हाथ हिलाया। असल में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती। बस हर भोजन में जैड मैरो चैलेडोनी की एक बूंद मिला लें। अग्नि, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मटन फैट जेड के एक टुकड़े से ज़्यादा कुछ दर्जन बूंदें ही निकाली जा सकती हैं, है ना?
समर ने सिर हिलाया। हम। जब से उसकी खूबसूरत माँ ने उसकी चुगली का पर्दाफाश किया है, तब से छोटा बाघ पूरी तरह से निराश दिख रहा है और लगातार आह भर रहा है। उसके युवा चेहरे पर इस तरह के पुराने भाव देखकर एक अवर्णनीय प्यारा सा विरोधाभास पैदा हुआ, जिससे अग्नि को लगभग हंसी आ गई। लेकिन अब अग्नि हंस नहीं सकती थी, क्योंकि यह छोटा सा जीव पैसे जलाने वाली मशीन है। चैलेडोनी का इस्तेमाल करके पालना, ये बहुत महंगा है। छोटे बाघ के बच्चे ने फिर से अपना दयनीय रूप बना लिया और अग्नि को एक आहत भाव से देखने लगा, मानो उसे छोड़ दिए जाने का डर हो। अग्नि बेबस थी, क्योंकि वह सचमुच उन्हें पालने का खर्च नहीं उठा सकती थी। वह बेशक एक मास्टर लेवल की कीमियागर है, लेकिन जब वह बहुत छोटी थी तो उसके गुरु ने उसे साफ तौर पर बताया था कि उसके द्वारा बनाई गई औषधियों का इस्तेमाल मुनाफे के लिए नहीं किया जा सकता। सीमाई शहर में बिताए पिछले कुछ सालों में अग्नि का ध्यान व्यापार पर नहीं रहा है, इसलिए उसके पास वास्तव में बहुत पैसा नहीं है। बाघ के बच्चों को पालने के लिए चैलेडोनी का इस्तेमाल। मेरे दिल में दर्द होता है, खूबसूरत माँ ने खुशी से चिल्लाकर कहा। जैद, मेरे पास है, मेरे पास है। चूंकि उसकी खूबसूरत माँ को गहनों और जैद से बहुत प्यार था, इसलिए अग्नि जब भी मौका मिलता उनके लिए ये चीज़ें इकट्ठा करती थी, खासकर जैद, जिसे अग्नि ने काफ़ी मात्रा में इकट्ठा किया था। हालांकि अगर आप बाघ के बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं तो यह इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज़ बन जाता है, क्योंकि जिस जैद से चैलेडोनी निकाल लिया जाता है वह निश्चित रूप से टूट जाएगा। तुम्हें पालना सचमुच बहुत महंगा है। अग्नि ने छोटे बाघ के माथे पर चपत लगाई। हम अभी के लिए तुम्हें रख लेते हैं, और फिर जब हम तुम्हें पालने का खर्च नहीं उठा पाएंगे तो हम तुमसे छुटकारा पा लेंगे। अग्नि की बातों से चौंककर फैंग जियोतू अपनी खूबसूरत माँ की बाहों में उछल गया और अपने शरीर का ज्यादातर हिस्सा अंदर छिपा लिया। केवल उसकी तनावग्रस्त, दयनीय, आहत और आंसुओं से भरी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। खूबसूरत माँ का दिल टूट गया। उन्होंने अग्नि को घूरा, छोटे बाघ का सिर सहलाया और उसे प्यार से तसल्ली दी। छोटा टुटू, चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अग्नि, उसने अपना सिर सहलाया, आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी खूबसूरत माँ के थोड़े थके हुए चेहरे को देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोली, देर हो रही है, अब वापस जाकर सोना अच्छा नहीं है। माँ, जब हम गाड़ी में पहुँचेंगे तो आप थोड़ी झपकी ले सकती हैं। ये कहते हुए अग्नि ने समर की तरफ हाथ हिलाया, मानो उसने विक्रम को बिल्कुल देखा ही न हो। विक्रम की आकर्षक तलवार जैसी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसकी गहरी, भंवर जैसी आंखें अग्नि की पीठ पर टिक गईं। उसकी नज़रें गहरी और अथाह थीं। समर ने अग्नि को देखा। निकल रहे हो? तुम अभी से जा रही हो? अग्नि मुड़ी नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए समर की तरफ हाथ हिलाया और गरिमा व दृढ़ता से वहां से चली गई। समर के चेहरे पर अफसोस की झलक दिखाई दी। कितने अफसोस की बात है, छोटी अग्नि इतनी जल्दी चली गई, वरना हम एक साथ राजधानी वापस जा सकते थे। क्या वह 2 दिन और नहीं रुक सकती थी? मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे रास्ते में किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में काफ़ी सारे डाकू होते हैं। क्या पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमारा भी एक से सामना नहीं हुआ था? तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। विक्रम की आवाज़ धीमी और गहरी थी जब वह अंदर गया। समर बहुत दिलचस्पी से बोल रहा था जब अचानक विक्रम की बातों ने उसे बीच में ही रोक दिया। पहले तो उसने उसे ठीक से सुना नहीं। हाँ बॉस विक्रम, आपने अभी क्या कहा? क्या तुम उनके साथ सफ़र नहीं करना चाहते थे? विक्रम की तारों जैसी आंखें गहरी थीं। हाँ, समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं बस छोटी अग्नि को लेकर चिंतित हूँ। उसका परिवार बेकार लोगों, कमज़ोर लोगों और बीमार लोगों से भरा हुआ है। एकमात्र व्यक्ति जो लड़ सकता है, अंकल च्यू, वह गंभीर रूप से घायल है। उन चोरों और डाकुओं को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। बस एक मुक्का और पूरा परिवार खत्म। मैं भला चिंता कैसे न करूं? समर एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन भाई विक्रम, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको अपनी चोट की वजह से 3 दिन बिस्तर पर रहने की जरूरत है? विक्रम की नज़रें गहरी थीं और उसका चेहरा राजसी और गरिमापूर्ण था जब उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम उस पर विश्वास करते हो? लेकिन हम 15 मिनट में निकलेंगे। विक्रम ने ठंडे लेकिन आधिकारिक तरीके से आदेश दिया। समर ने विक्रम को गहरी भावना के साथ देखा। उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। भाई विक्रम, आप कितने अच्छे हैं, वाह! काश मैं दौड़कर बॉस विक्रम को गले लगा पाता। विक्रम ने उसे नाराजगी भरी नज़रों से देखा। क्या तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है? ओ तैयारी करो, हा हा हा, मैं अभी जाकर छोटी अग्नि को बताता हूँ, वह खुशी से झूम उठेगी। इतना कहकर समर तेजी से वहां से चला गया। अग्नि ने अपनी खूबसूरत माँ को सहारा दिया, जबकि उसकी माँ ने फैंग जियोतू को उठाया और वे धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अग्नि का चेहरा भावहीन रहा, लेकिन वह अंदर से उत्साहित और रोमांचित थी। उसने चुपके से अपनी मुट्ठी भींची। आखिरकार मैं विक्रम के राजकुमारों के समूह को पीछे छोड़ सकती हूँ। आखिरकार मैं रास्ते में शांति से साधना कर सकती हूँ। आखिरकार। हालांकि अग्नि की खुशी केवल कुछ ही मिनटों तक रही।
छोटी अग्नि, हा हा हा। छोटी अग्नि। समर खुशी खुशी किसी छोटी तितली की तरह उड़ता हुआ आया। अग्नि अनजाने में ही मुड़ी और उसने समर को इतनी खुशी से हंसते हुए देखा। उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सचमुच, समर ने उत्साह से कहा, हाँ हाँ छोटी अग्नि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, हम तुम्हारे साथ सफ़र करने वाले हैं। हाँ हाँ, हम फिर से एक साथ सफ़र कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें रास्ते में किसी लुटेरे या डाकू के मिलने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अग्नि पूरी तरह से अवाक लग रही थी। हम सफ़र, बिल्कुल, हम एक साथ सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। क्या तुम खुश नहीं हो? क्या तुम उत्साहित नहीं हो? अग्नि, खुश, मेरी जूती खुश। अग्नि रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वह युवराज के समूह से दूर रहने और किसी भी तरह के शक से बचने के लिए बेताब थी ताकि लोग उस पर सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करने का आरोप न लगा सकें। लेकिन विक्रम और बाकी लोगों को भी साथ क्यों आना पड़ा? अगर ऐसा ही था तो उसके जल्दी निकलने का क्या फ़ायदा था? अग्नि का अवाक चेहरा देखकर समर हंसा और बोला, तुम पगली लड़की, क्या तुम इतनी जोर से हंस रही हो कि पागल हो गई हो? ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर रहा। 15 मिनट में नगर के दरवाजे पर मिलते हैं। इतना कहकर समर किसी बवंडर की तरह भाग गया। अग्नि, इन परिस्थितियों में वह चुपके से साधना कैसे कर सकती थी? अग्नि ने परेशानी में आह भरी। वह अभी भी राजधानी के रास्ते में अपनी साधना को स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र तक बढ़ाने की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार राजधानी एक अशांत राजनीतिक केंद्र है जो शक्तिशाली हस्तियों से भरा हुआ है जिनका अधिकार कानून से भी ऊपर है। एक पल की लापरवाही तबाही का कारण बन सकती है। उनका परिवार फीनिक्स कबीले के भीतर आंतरिक कलह में फंसा हुआ है, जबकि जुओ परिवार बाहर से उन्हें लालची नज़रों से देख रहा है। अग्नि के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज़ साधना करना, साधना करना, साधना करना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है।